nerdy, welcome back to क्लास 9 फिजिक्स एडवांस आर्ट। अभी तक न्यूटन के सभी लॉज को हम घोट के पी चुके हैं, बट टुडे वी आर एंटरिंग अ पार्ट ऑफ फिजिक्स दैट मोस्ट क्लास 9 स्टूडेंट्स never get to explore. Today we are going beyond the textbook. We are going ultra. So this is this new science at advanced level booklet given by CBSE, right? सबको अभी तक ये सब चीजें पता है। रेगुलर सिलेबस जो हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस था उसको हम टॉपिक बाय टॉपिक और इवन उसका वन शॉट हम सब कुछ कर चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा है चैनल पे जाइए, जरूर देखिए, उसके बाद ही यहाँ आना। ठीक है, जिसको एडवांस करना है वो ये लेक्चर को कंटिन्यू करेगा, वरना बाकी बाकी सभी अपना स्टैंडर्ड वाला कंप्लीट करें। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ऑल्सो अगर कोई ऐसा है विद्वान ज्ञानी हमारे पास अगर आ गया है जो सिर्फ आपका ये एडवांस ही कर रहा है डायरेक्ट, प्लीज ऐसा ना करिए, ना करे जनाब, ना करे। इसको आपने अगर डायरेक्ट सीधा पहुंच गए आप इसमें, तो आपको सिर्फ मेरे मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं वो अब्बा डब्बा चब्बा लगने वाले हैं, है ना, कुछ समझ नहीं आएगा। तो बेटर है कि आप पहले, अगर आपने स्टैंडर्ड अभी तक नहीं किया है तो पहले स्टैंडर्ड सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एंड देन तब इस पे आएंगे। ऑलराइट, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। बस जब अचानक से चलने लग जाए तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। कार जब शार्प राइट टर्न ले ले तो हम लेफ्ट की तरफ गिरते हैं। और जब थाउजेंड से नहीं अचानक से कूदा बर्स्ट करके ऊपर उड़ती है, तब पूरा स्ट्रॉ हेड क्रू नीचे की तरफ एक पुश फील करता है। इन सभी सिनारियोज में ऐसा क्या हो रहा है कि हम कहते हैं कि भाई न्यूटन लॉस वैलिड नहीं होंगे? और ऐसा क्या है जो इन सभी को एक उल्टी डायरेक्शन में पुश कर रहा है? क्या फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, क्या ग्रेविटी एक्ट कर रही है, या कोई इनविजिबल फोर्स लग रहा है? क्या होगा? एक एक करके इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखो, बेसिक सा वही एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि बस रुकी हुई थी, अचानक से चलना स्टार्ट करी, और जब अचानक से चलना स्टार्ट करी तो हमारा डिंगू जो था वो गिर जाता है, वो पीछे की तरफ उस पुश फील करता है। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पर रिंगू मिंगू बैठे हुए थे वो भी ये सब होता हुआ देख रहे थे। ठीक है, और बाहर बस स्टैंड पे खड़ा हुआ टिंगू भी ये सब चीज देख रहा था। ठीक है, क्वेश्चन बना कि भाई वो पीछे क्यों गिरा, उसको क्या पीछे पीछे किसी ने धक्का दिया? तो जो टिंगू था वो स्मार्ट था, उसने स्टैंडर्ड सिलेबस अभी अभी कवर किया था, पूरे न्यूटन लॉ को अच्छे से कवर किया था, तो वो उसको पता था कि कुछ नहीं हो रहा है भाई, बस न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्ट कर रहा है, यानी कि इनर्शिया एक्ट कर रहा है। क्या हुआ इसमें, क्या होता था इसमें कि भाई जो डिंगू है जो गिरा है पीछे, उसने बेसिकली वो रुका हुआ था, इनिशियली क्या था, स्टेट ऑफ रेस्ट में था। उसके जो नीचे की बस का फ्लोर था, जो बस थी, वो सडनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है, क्योंकि उसका फुट डायरेक्ट कांटेक्ट में बस में है, तो उसका फुट भी आगे की तरफ एक्सेलरेट कर गया, और लेकिन उसका अपर बॉडी अभी भी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वहीं रहना चाहता था, वो इसी वजह से वो पीछे की तरफ गिर जाता है। ठीक, इतना सा टिंगू को पता, ये सब चीजें तो टिंगू को सब पता थी, है ना, आपको भी पता है। ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन जो अंदर बैठा हुआ रिंगू है वो कहता है भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। और डिंगू कह रहा है भाई सच में मुझे तो किसी ने पीछे धक्का दिया है। तू क्यों बोल रहा है कि बस आगे गिरी इस वजह से? नहीं, मुझे फील हुआ है जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया हो। तो यहाँ पर रिंगू मिंगू ने भी वो यही बोला कि भाई हाँ सच में हमको तो एक बैकवर्ड पुश फील हो रहा है। तो कहानी क्या है, दया पता लगाओ। ठीक है, पता लगाते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे गेम ऑफ फ्रेम्स की, मतलब फ्रेम्स की कहानी समझेंगे। क्या बात है, थोड़ा सा तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, है ना, तो हमने मोशन चैप्टर पढ़ा था, तब भी हमने रेफरेंस वगैरह की, रेफरेंस पॉइंट की कहानी समझी थी, है ना। अच्छा, वही बात है फिजिक्स में, हु इज वॉचिंग द सिचुएशन एज एन ऑब्जर्वर, एक ऐसा इंसान जो सिचुएशन को होता हुआ देख रहा हो, जैसे जेसीबी की खुदाई होते हुए जो सब लोग देख रहे होते हैं, वो भी एक क्या है, वो भी एक रेफरेंस पॉइंट देंगे अपना, है ना, वो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। तो वो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि वो जेसीबी की खुदाई होकर वहां खड़े होकर देख रहे हैं, तो वो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ऐसे ही फिजिक्स में भी जो ऑब्जर्वर है, जो सिचुएशन को होता हुआ देख रहा है, वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी। क्या एक ही टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है? ऐसा नहीं होता, दो टाइप के होते हैं। क्या क्या, देखो, जो हमारा टिंगू था, सबसे पहला ऑब्जर्वर जो हमारा टिंगू था, वो कौन से फ्रेम में था, इनर्शियल फ्रेम। ये क्या होता है, एक ऐसा ऐसा फ्रेम जहां पर न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं। बिल्कुल, वो तो सभी सब में नहीं होते हैं क्या, नहीं होते, सब में नहीं होते। यहाँ पर इनिशियल जो इनर्शियल फ्रेम है, इसमें बेसिकली क्या है, नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम। टिंगू हमारा कहीं नहीं जा रहा ना, खड़ा हुआ है ना, चिल मार रहा है, खड़ा हुआ है, बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है, बस होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, तो वो नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम में है। जब अब
अब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में सामने होती हुई चीजों को देख रहे हैं, तो वहां से आप न्यूटन लॉज लगाओ, उसको साफ दिख रहा है कि भाई इनर्शिया एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। इसीलिए ऐसे फ्रेम में जहां पर इनर्शिया वगैरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिख रहा होता है हमें, हम उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बोल देते हैं। ठीक, और मतलब हम न्यूटन लॉज भी हमारे क्या है यहाँ पर वैलिड है, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, ये क्या हो गया हमारा इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इतनी बात होगी। दूसरा फ्रेम कौन सा होता है? दूसरा फ्रेम कौन सा है? एक ऐसा फ्रेम जो बस के अंदर बैठे हुए लोगों को पता लग रहा है, जो एक ऐसे फ्रेम में है जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है। टिंगू बाहर खड़ा था, बाहर से होती हुई चीजें देख रहा था, खुद चुपचाप खड़ा होके दूर से देख रहा है। लेकिन जो बस के अंदर बैठे हुए हैं वो तो उस सिचुएशन के अंदर है भाई, उसी वो खुद भी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उनका फ्रेम एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। और एक्सेलरेटिंग फ्रेम में वो इनर्शिया होते हुए कैसे देखे, वो तो ऑलरेडी वहीं बस के अंदर खुद भी बैठे हुए हैं, तो उनको भी तो वो एक फोर्स फील हो रही है ना, उनको भी एक धक्का फील हो रहा है पीछे की डायरेक्शन में। तो उनको नहीं पता लग रहा कि वो जो हम बाहर से खड़े होकर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ खड़ा हुआ था, बस चल गई तो उसका ये लोअर पोर्शन था वो बस के साथ गया और पीछे वाले अपर पोर्शन को पीछे धक्का लगा। ठीक, ये बाहर वाले को समझ आया, अंदर बैठे वाले को नहीं। अंदर बैठा वाला तो सब कुछ खुद भी फेस कर रहा था, सेम सिचुएशन, एक ही नाव में है। तो ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेशन में है, जो जो फ्रेम ऑलरेडी एक्सेलरेटिंग है, मोशन में है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम। और क्योंकि ये फ्रेम एक्सेलरेटिंग है, खुद एक्सेलरेटिंग है, तो यहां पर न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं। और न्यूटन का लॉ कहता क्या है कि कोई भी बॉडी तब तक अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर फोर्स ना लग रही हो, है ना, यही तो बात होती है। अब प्रॉब्लम सारी यही आ गई कि भाई ऐसा फ्रेम हमारे पास निकल कर आ गया जहां पे न्यूटन के लॉज तो फिट ही नहीं बैठ रहे, कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठ रहा, क्योंकि जो अंदर बैठा वाला इसको पता लग रहा है कि इनर्शिया लगा, इसको नहीं दिख रहा कि ये पीछे क्यों गिरा, क्योंकि ये इसको भी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बैकवर्ड पुश फील हुआ है ना, तो ये भी एकदम से साथ साथ बैकवर्ड पुश फील कर रहा है, तो इसको नहीं, इसको लगा कि कोई मैजिकली कुछ हो गया, मैं तो सीट पे बैठा हुआ तो बच गया, लेकिन वो गिरा, जो पीछे गिरा है उसको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे मैजिकली, इमेजिनरी किसी एक इंसान ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दे दिया, इसलिए मैं गिर गया। ऐसे इमेजिनेशन सिचुएशन में जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अब यहाँ पर हमारा गेम फंस जाता है और हमारा न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता, बट हमें तो वैलिड करना है। तब क्या करेंगे? अब नॉन इनर्शियल फ्रेम की जो प्रॉब्लम है, तो फिजिसिस्ट ने क्या किया, सॉल्व किया। कैसे? न्यूटन लॉ को वैलिड तो करना पड़ेगा, कैसे? कुछ ना कुछ जुगाड़, भाई हर जगह जुगाड़ चलता है। तो जहां पर भी हमने एक जुगाड़ किया, हमने एक इमेजिनरी फोर्स मान ली, क्योंकि न्यूटन लॉ तो यही कहता है कि वह स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या डायरेक्शन, कुछ भी स्टेट चेंज तभी होगी जब फोर्स एक्ट कर रही है, और वो गिरा है पीछे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स होगी। अंदर बैठे वाले को तो दिख लग रहा है कि कुछ ना कुछ फोर्स होगी जो मुझे दिखी नहीं। तो हमने क्या किया, एक ऐसी इमेजिनरी फोर्स इमेजिन करी, एज्यूम करी, जिसका ना तो कोई फिजिकल सोर्स है, ना ही कोई एक्शन रिएक्शन पेयर है, माइंडेड, कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, और ये सिर्फ ही एक्सिलरेटिंग फ्रेम्स में एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी फोर्स हमने इमेजिन कर ली, अज्यूम कर ली, ऐसा होता है। अच्छा, ये कह तो रहे हैं भाई ये इमेजिनरी फोर्स, इसका नामकरण हुआ है, बिल्कुल इसका नामकरण क्या रहता है? सूडो फोर्स। सूडो का मतलब ही क्या है? जो है भी और नहीं भी, मतलब समवेयर बिटवीन, कहीं पे, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है, हम कह भी नहीं सकते कि वो कंप्लीटली फोर्स है, हम डिनाई भी नहीं कर सकते, तो सम चीज कुछ ना कुछ बात बीच में अटक जाती है जहां पर इमेजिन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सूडो, सूडो फोर्स, जो एग्जैक्टली फोर्स नहीं है, इमेजिन करी हुई फोर्स है। ठीक, तो सूडो फोर्स की डेफिनेशन की बात करें अगर, तो क्या है? एन अपेरेंट फोर्स ऑब्जर्व्ड ओनली इन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, अगर अब फोर्स है, फोर्स का तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, वो क्या होगी वो पता लगाते हैं, चलो उसको लगाने से पहले आगे वांट्स टू नो क्या कहता है, न्यूटन्स लॉज आर परफेक्टली वैलिड इन विच फ्रेम? कौन से फ्रेम में वैलिड होता है? अभी बताया,
झट से बताओ, कमेंट करके बताओ, अभी बताओ, क्या बता, कहाँ पे वैलिड होते हैं, परफेक्टली वैलिड कहाँ पे बैठेंगे? भाई न्यूटन लॉ से नाम सबसे पहला किसका आना चाहिए? इनर्शिया का याद आना चाहिए। तो फ्रेम कौन सा? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, और आर सूडो फोर्स आर रियल फोर्स? नो, है ना, अभी बताया कि रियल फोर्स नहीं है, इमेजिनरी फोर्स है, अपेरेंट फोर्स है। कहां पर? एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, ये लिख लोगे आप अपने आप, अभी अभी बताया, कर लोगे। ठीक है, नो लिख रही हूँ मैं, रीजन आप अभी लिख लेना दोबारा से। ठीक है, अच्छा, आगे कहानी क्या बनी? डायरेक्शन और उसका फॉर्मूला, मतलब उसका मैग्नीट्यूड की कहानी क्या है, देखो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल छुटका मुटका सा टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें किसकी वजह से अटक जाते हैं आगे, अगर आप साइंस लेते हैं तो। ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं, हम अभी अभी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्या बोला, क्या है कहानी, क्या डायरेक्शन है? Pseudo force always act in the opposite direction of the accelerating frame। ये क्या बड़ा बचपा हो गया? एक्सेलरेटिंग फ्रेम क्या था? सोचो, बस ऐसे मूव कर गई, तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम की डायरेक्शन क्या है? इधर। तो सूडो फोर्स का क्या होगा डायरेक्शन? ऑपोजिट, है ना? तभी तो उसको पीछे धक्का लगा, तो वो धक्का उसको पीछे लगा, तो वही उसी डायरेक्शन में तो हम फोर्स भी इमेजिन करेंगे ना, कि फोर्स, हम न्यूटन लॉ कहता है क्या है कि भाई वो स्टेट चेंज हो रही है क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो उसकी स्टेट चेंज कहाँ हुई है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने सूडो फोर्स को भी कहाँ माना? बैकवर्ड डायरेक्शन। बेसिकली हमने किसका ऑपोजिट मान लिया? फ्रेम जो मेरा है वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, मेरा सूडो फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। इतनी सी समझ आई थोड़ी सी? अच्छा, अब फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला सेम होता है। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? F इज टू एम है ना? ये हमने न्यूटन लॉ से पढ़ा था, सेकंड लॉ से, याद आ गया। अब सूडो लॉ, सूडो फोर्स क्या है? बेसिकली उल्टा, है ना? इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम का उल्टा है, तो मुझे सूडो फोर्स को पे कन्वर्ट करना है। वो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑफ द एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो एक्सेलरेशन से, फ्रेम के जो एक्सेलरेशन है उससे उल्टा, तो मैंने क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन। तो मेरा सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? -ma। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि वो जो फोर्स है, फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, किससे? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, जो फ्रेम है उसकी एक्सेलरेशन से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक, अच्छा, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कहाँ की क्या बात हो रही है इसकी। देखो, एलिवेटर है, लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर गई मान लो, है ना? मान लेते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो क्या फील होता है? एक डाउनवर्ड फोर्स फील हो रही है। एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है? ऊपर। देखो, बाहर जो लिफ्ट के बाहर खड़ा हुआ है उसको पता चल रहा है सब कुछ, सारी कहानी पता चल रही है कि ठीक है, वेट एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, सारी कहानी हो रही है, ये सब उसको पता है ना? लेकिन यहाँ पर आप खुद लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट ऊपर मूव करने लगी, आप भी ऊपर मूव कर रहे हो, है ना? लेकिन एक आपको एक डाउनवर्ड फील, वेट फील हो रहा है, एक डाउनवर्ड पुश फील हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? सूडो फोर्स के कारण। और सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अगर मेरा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगी? उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरा लिफ्ट गया ऊपर, अगर मेरा लिफ्ट एक्सेलरेट इधर कर रहा है, तो मेरा सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, ये मेरा सूडो फोर्स। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा, कार कार ने एक शार्प टर्न लिया, मान लेते हैं उसने जो शार्प लेफ्ट टर्न लेकर वो ऐसे आया। जब शार्प लेफ्ट टर्न लेता है, ड्रिफ्ट करता है, तो आप कहाँ फील करते हो? उधर। कार तो इधर जा रही है, कार तो इधर जा रही है, लेकिन आप कहाँ फील कर रहे हो? उधर। तो सूडो फोर्स कहाँ लग रही है? कार के एक्सीलरेटिंग फ्रेम से उल्टा। कार ने लेफ्ट टर्न लिया है, अगर कार ने लेफ्ट टर्न लिया है, तो सूडो फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? राइट। बस आगे एक्सेलरेट कर गई, तो सूडो फोर्स कहाँ लगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सूडो फोर्स कहाँ लगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। लिफ्ट मान लो, लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, तो एक ऊपर की तरफ फोर्स फील होता है ना, पेट में भी गुदगुदी होती होगी, है ना? तो वो बेसिकली वो, आगे कहानी और सुनोगे वेटलेसनेस की, थोड़ा सा जब हम पढ़ेंगे, हमारे क्लासेस में सब पढ़ते हैं। बट एनीवे, जब मेरा फ्रेम नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो मेरा सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो आगे चले। क्वेश्चन आता है, अ लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड एट दिस मच एक्सेलरेशन। ठीक है जी, मुझे एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? a इज इक्वल्स टू
4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी। कैलकुलेट द सूडो फोर्स experienced by a 60 kg person inside the lift। देखो, एक लिफ्ट है, टिंगू मेरा ये खड़ा हुआ है, लिफ्ट जारी है ऊपर, किस एक्सेलरेशन से? 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। उसका मास, बेसिकली मास बता दिया गया है कितना, उसका मास कितना है? 60 kg। ठीक है, अब मुझे सूडो फोर्स बताना है। या तो बेसिक F इक्वल्स टू एम निकालो, उसमें नेगेटिव साइन लगा दो, या फिर सीधा डाल दो, हमें तो फॉर्मूला पता है, एफ बी इज इक्वल्स टू माइनस एम ए। मास कितना है? माइनस के साथ मास कितना है? 60। ठीक, ए कितना है? एक्सेलरेशन कितना गिवन है हमें यहाँ पे? हमें यहाँ पर कितना गिवन है? 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। यहाँ से इसका डेसिमल हटाओगे, 0 से 0 उड़ जाएगा। 45, 6 दा 6, 5 दा 30, 6 4 दा 24, 25 26 27 270 न्यूटन। कैसा? नेगेटिव। एक्सेलरेट इधर कर रहा है, सूडो फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? नीचे। ठीक है, याद रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ रहेगा। क्या करा? बस एक्सेलरेशन से उल्टा माइनस साइन याद रखना है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल आपका यूं ऐसे ही सॉल्व कर रखे हैं अभी आपने स्टैंडर्ड सिलेबस को जब हम कवर कर रहे थे, है ना। अच्छा, आगे देखो, आगे एक यहाँ पर, व्हाई डज सूडो फोर्स डिसअपियर इन इनर्शियल फ्रेम? क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया हुआ है, आपकी बुकलेट के क्वेश्चन है ना। ये बुकलेट जो टॉपिक के एंड में जो क्वेश्चन दिए हुए, ये मैं वो कवर करा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, व्हाई डज सूडो फोर्स डिसअपियर इन एन इनर्शियल फ्रेम? क्यों होता है? इनर्शियल फ्रेम में होता क्या है? एक्सेलरेशन नहीं होती है, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो एक्सेलरेशन ही 0 है, तो मैं सूडो फोर्स कहां से? फोर्स का फॉर्मूला ही क्या होता है? एम ए माइनस, मान लो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मान भी लेते हैं, अगर एग्जिस्ट करती होगी, तो एक्सेलरेशन ही मेरा 0 है यहाँ पर। तो जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो फ्रेम है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो तो चुपचाप खड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता है उस पर क्यों ही एक्ट करेगी फोर्स, है ना। वो तो 0 है, 0 एक्सेलरेशन पे है, तो क्या आंसर लिखेंगे? बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, therefore no acceleration of frame, that's why we can say that there is no zero force is acting on that body। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इजी पीजी, है ना। अच्छा, अब एक क्विक रिकैप करते हैं। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन लॉ से याद रखो इनर्शिया, एंड वहां से क्या बात करेंगे? न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। जो एक्सेलरेट करती है, जो फ्रेम एक्सेलरेट करेगा, वो क्या है? नॉन इनर्शियल। ठीक है जी। सूडो फोर्स इज एन अपेरेंट फोर्स, यानी कि एक इमेजिनरी फोर्स है, जिसका ना तो कोई फिजिकल सोर्स है, ना ही एक्शन रिएक्शन पेयर है, और ये सिर्फ एक्सेलरेटिंग फ्रेम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इट एग्जिस्ट ओनली इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द फ्रेम ऑफ फ्रेम्स एक्सेलरेशन बेसिकली। ठीक है, जो हमने रेफरेंस ऑफ फ्रेम हमने लिया हुआ है, जो हमने फ्रेम रेफर किया हुआ है, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से उल्टा एक्ट करती है। फॉर्मूला बन जाता है एफ पी इक्वल्स टू माइनस एम ए। दैट्स इट, इजी। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे ग्रेविटेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर ग्रेविटी सब कुछ अपनी तरफ खींचती है, तो इस टाइम पर मून अर्थ पर गिरता क्यों नहीं है? सैटेलाइट्स जो हमारे आसपास उड़ रही हैं, वो गिरती क्यों नहीं है? और स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट फ्लोट क्यों कर रहा है? क्या वहां पर ग्रेविटी डिसअपियर हो गई? इन सभी के पीछे कुछ ना कुछ एक यूनिवर्स में एक मिस्ट्री है। आज की क्लास में उसी को डिकोड करेंगे। देखो, आपका जो एडवांस बुकलेट है, उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो डायरेक्ट दे दिया है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको कोई भी, अगर ऐसा नया टर्म है जो हम यूज कर रहे हैं, वो हमने नहीं कवर किया हुआ है, आपको आता नहीं है, तो मैं छोटा सा ग्लिम्स आपको देकर चलूं। ठीक है, तो लेकिन वो थोड़ा सा फास्ट पेज होगा। ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो, क्योंकि ग्रेविटेशन अपने आप में पहले का एक चैप्टर हुआ करता था, है ना, तो उस हिसाब से उसको पहले कवर करते थे। बट फिलहाल मैं छोटा सा क्विक इंट्रो दूंगी, एंड जो हमारे काम आएगा आगे के टॉपिक्स को कवर करने में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दो वर्ड्स की। क्या? पहला है ग्रेविटेशन, ठीक है, एंड दूसरा वर्ड क्या है हमारा? ग्रेविटी। क्या ये दोनों वर्ड सेम है? इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? नहीं,
दोनों वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग होता है। क्या? दोनों के केस में हम बात तो वही कर रहे हैं कि भाई ग्रेविटेशन में क्या है, दो मासेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम एक मतलब फोर्स अट्रैक्शन, बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, उसको हमने ग्रेविटेशन बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया। ग्रेविटी इसी का स्पेशल केस बन जाता है। क्या? जहां पर कोई भी दो मासेस है, दो मासेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्सेस है ना, ये इसकी बात करें। लेकिन ग्रेविटी के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट कोई सबसेट हो जाता है, मतलब बेसिकली यूजुअली अभी फिलहाल के केस में मान लेते हैं कि जो हमारा एक है वो अर्थ है, और फिर अर्थ किसी को के बीच की बात हो रही है, कोई और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कोई और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर ऐसा है तो उसमें हम ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसकी बात करते हैं। बेसिक मीनिंग समझ आया? अब बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई डोंट नो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में वो चीज कुछ सिलेबस चेंज हुआ है उसमें आपने कवर किया है या नहीं किया है। फिलहाल अभी हम आगे यूज करने वाले हैं इस लॉ को, तो हम इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा छुटका वुटका सा ग्लिम्स देने वाली हूँ। क्या बोलता है न्यूटन लॉ? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगेन क्या बोला? सबसे पहली स्टेटमेंट आती है कि जो यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उनके बीच सबसे पहली स्टेटमेंट में बात होती है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है जी, ठीक, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसी स्टेटमेंट के, इसी लॉ के सेकंड स्टेटमेंट में बात करी जाती है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोल देते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे पता लगाएंगे? क्या बोलते हैं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, जो हम जिनकी बात करें, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनके मास का प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं आर, स्मॉल आर मान लेते हैं, चलो डी मान लो, कोई भी आर आपका उसका बीच का स्मॉलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, it is inversely proportional to the square of the distance between these two objects. अब जब इन दो इक्वेशंस को हम अगर एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, अब जो मैंने बताया था पहले भी चैप्टर्स में हमने कवर किया कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, जैसे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हटा के क्या आया था, के आया था, बट उस के की वैल्यू क्या आई थी, 1, है ना। यहाँ पर भी हमारे पास ये आपके पास जब ग्रेविटी यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या आता है आपके पास, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जिसको है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, यूनिवर्सल क्यों बोला? क्योंकि हर जगह पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो मैं अभी आपको बताती हूँ, वो आपका कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का। ये है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, टुवर्ड्स दी, ये सेंट्रल फोर्स है ना, सेंट्रल फोर्स है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स ही रहेगा हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, उनके बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से डिपेंड कर रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी होता है, कुछ टर्म्स हैं जो आप आगे पढ़ोगे। ठीक, इस जी की वैल्यू अभी मैंने बोला था कि कांस्टेंट होती है, कितनी होती है, इस जी की वैल्यू क्या रहती है, निकलती कैसे है, देखो सोचो खुद से, देखो यहाँ जी को छोड़ दो, जी को छोड़ दो, क्या आया, फोर्स आर स्क्वायर एम एम। ठीक है, इससे निकलती है, इसको सॉल्व करके निकाला जा सकता है। फिलहाल इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, देखो आपके पास क्या है, ऊपर न्यूटन, यहाँ पर आर डिस्टेंस है तो यानी कि मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है, मास, प्रोडक्ट ऑफ मास है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो क्या आ गया, किलोग्राम का स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो हमें फर्दर सॉल्व करके निकलती है वो कितनी निकलती है, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है जी की वो कुछ ये रहती है, सीजीएस यूनिट, मतलब स्मॉलर यूनिट में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी व्हाटसोएवर। फिलहाल मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस अब क्वेश्चंस जो हमें पूछे गए हैं वो क्या है कि अगर न्यूटन अकॉर्डिंग टू, देखो स्टार्ट ही वहां पे बुकलेट में ऐसा किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
अब वो कैसे पता चलेगा कि पता है या नहीं पता बच्चे को? खैर एनीवेज, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको तो पता है अब, है ना? द सन कंटिन्यूअसली पुल्स अर्थ इनवर्ड। जब आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर एक्ट कर रहा है तो सन और अर्थ के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा। सन अर्थ को कॉन्टिन्यूअसली अपनी तरफ खींच रहा होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा होगा, तो फिर अर्थ को तो क्रैश कर जाना चाहिए, सन के ऊपर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो। क्यों? क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? सोचो। एक एक आंसर तो अभी आप स्टैंडर्ड सिलेबस में भी कर कर आए हो, एप्पल और अर्थ वाला, याद है? हमने क्या किया? अर्थ पे खड़े में एप्पल को उछाला, एप्पल और अर्थ के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो एप्पल वापस आ रहा है। तो अगर अर्थ फोर्स, और थर्ड लॉ क्या कहता है न्यूटन का? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो दोनों की इक्वल नहीं है ना? क्योंकि जो मेरा एप्पल था, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, और जो एप्पल का मास है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू अर्थ। इसलिए और एप्पल का एक्सेलरेशन, मुझे एप्पल कम मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो वो उसकी एक्सेलरेशन होती हुई दिखती है, लेकिन अर्थ की नहीं दिखती। सेम केस में क्या है? सन और अर्थ के केस में सन का मास बहुत ज्यादा है ना? अर्थ का आपके पास बहुत कम मास है, ठीक? अर्थ का मास बहुत कम है ना? तो अर्थ एक्सेलरेट करती है, बट अर्थ एक्सेलरेट इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ केसेस बन रहे हैं। याद करो, थोड़े और इतिहास पढ़ने पलटो, इतिहास के कि क्या कर रहा था। सर्कुलर मोशन पढ़ा था, सर्कुलर मोशन जब पढ़ा था तो कुछ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, उसकी कहानियां पढ़ी थी, याद है? कोई बात नहीं, अभी रिवाइज कराती हूँ, सारी चीजें रिवाइज कराऊंगी, डोंट वरी। एक क्विक रिवीजन करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ये आपका न्यू चैप्टर का नाम है, बट हमने कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीटली उसमें कवर किए थे। क्या करा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed but its direction keeps changing। obviously circular motion है, circular motion अगर हो रहा है तो जब ये बॉडी यहाँ पर है तो इधर है उसका डायरेक्शन, इधर इसकी डायरेक्शन इधर है, इधर इसकी यहाँ है, यहाँ पर है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग है। अगर डायरेक्शन बदलेगा, इवन तो स्पीड कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी एक्सेलरेटेड कहलाती है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो वो क्या है? एक्सेलरेटेड है। याद आ गया सबको? और एक्सेलरेशन, इसी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट ऑर्बिट, दैट सर्कुलर पाथ, उस वहां पर होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट करती है। इसका नाम क्या रखा था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखा था। अब अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो कोई ना कोई फोर्स तो होगी, है ना? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, हमने पढ़ा है। अब हमने ये चैप्टर हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन का भी हमने पढ़ा था, तो हमने समझ लिया है कि भाई एक्सेलरेशन है तो फोर्स एग्जिस्ट जरूर कर रही होगी। तो अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रिपिटल फोर्स होगी, और एक्सेलरेशन की ही डायरेक्शन में होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रिपिटल फोर्स की भी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। कौन प्रूव? इस केस में अर्थ और सन के केस में ये मैंने अगेन जब स्टैंडर्ड सिलेबस कराया था तब भी मैंने हल्का सा ग्लिम्स दे दिया था आपको इस टॉपिक का कि यहाँ पर कौन दे रहा है ये सेंट्रिपिटल फोर्स का अपना कोई भी वजूद नहीं होता है, अपनी कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो कोई उसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं, वो दूसरों का बेसिकली अपने आप को चेंज करता है, किसी के तरीके से चेंज करता है। कोई भी फोर्स को कह देता है ये सेंट्रिपिटल फोर्स है भाई। जैसे इस केस में क्या हो रहा है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जो आपका यहाँ पर, अगर इस केस में जैसे अर्थ और मून है, तो मून को कौन खींच रहा है? अर्थ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की मून के ऊपर, वो एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहा है उसको टुवर्ड्स द सेंटर, उसको एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहने देने के लिए। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का खुद का कोई कुछ केस नहीं बनता, कोई फॉर्मूला, कुछ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक? अच्छा, एनीवेज देखो, हमने सेंट्रिपिटल फोर्स की कहानी समझ ली कि भाई सेंट्रिपिटल एक एक्सेलरेशन है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, एक्सेलरेशन है तो कोई फोर्स भी होगी, जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, इसकी वजह से ही वो सर्कुलर पाथ में घूम पा रहा है, ठीक? लेकिन जैसे, इसका मतलब अभी फिलहाल मून और अर्थ के केस में कौन दे रहा था सेंट्रिपिटल फोर्स? ग्रेविटेशन। यहाँ पर कौन ग्रेविटी दे रहा था? यहाँ पर कौन दे रहा था? अगर मैं स्टोन वाला आई कार्ड के केस में करूं तो आपकी जो स्ट्रिंग है, टेंशन फोर्स है, टेंशन क्या दे रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है, ठीक है? वो एक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने छोड़ा,
जैसे ही वो टेंशन खत्म हुई, वो ऑब्जेक्ट, वो आई कार्ड दूर भाग गया, सर्कुलर पाथ छोड़ा और उसने बाहर की तरफ भागा, बाहर की तरफ जा रहा है वो, है ना, उस सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स वहां पर भी कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। कुछ देखो, बाहर की तरफ एक्सेलरेट कर गया तो कोई फोर्स तो एग्जिस्ट कर रही होगी, दिख नहीं रही है हमें, है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो। और ऐसी फोर्स जो हमें दिख नहीं रही है, बस फील हो रही है। मान लो आप कीकली खेल रहे हो, है ना, खेला भी होगा बचपन में। अब बचपन मतलब आपका बचपन ही चल रहा है, मतलब खेला ये चीज तो खेलते होंगे छोटे में भी, कि ऐसा आप पकड़ के ऐसे क्रॉस हाथ से हाथ करके गुड़ी खेलते हैं, कीकली खेलते हैं। तो देखो, कीकली आप जब ऐसे पूरा गोल 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 घूम रहे हो, उस टाइम पर आपको किसने पकड़ा हुआ है? तो आपने, जो एक दूसरा पर्सन है उसने आपको पकड़ा हुआ है, इनवर्ड फोर्स वो दे रहा है ना। और जैसे ही वो उस चीज को छोड़ता है, आप गिरोगे पीछे, बाहर गिरते हो। तो आपको किसी ने धक्का नहीं दिया, उसने बस वो फोर्स खत्म कर दी, उस फोर्स की एग्जिस्टेंस खत्म कर दी, और आप बाहर जाके गिरते हो, है ना। तो बाहर जाके गिरे हो, एक्सेलरेट कर गए बाहर, तो कोई तो फोर्स लगी होगी जिसमें आपको ऐसा धक्का फील हुआ कि बाहर की तरफ चले गए। अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जब ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई एक रोटेट, मतलब आप एक ऐसे फ्रेम में हो जहां पर एक किसी चीज को आप फील कर पा रहे हो लेकिन वो दिख नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स को भी काउंटर करने के लिए एक सूडो फोर्स लगाते हैं, सूडो फोर्स इमेजिन करते हैं, और वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट है, इसीलिए उसको सूडो बोल रहे हैं, है ना, कि फील हो रही है, बिकॉज कोई कोई उसको वहां पे खींच नहीं रहा है बाहर, लेकिन जैसे ही हाथ छोड़ा वो बाहर जाके गिर गया। तो बाहर गिरा तो इसका कोई तो फोर्स होगी, कोई इमेजिनरी फोर्स है मान लेते हैं, तो वो एक रोटेटिंग फ्रेम में मानी हुई सूडो फोर्स को हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये किसका काउंटर पार्ट है? सेंट्रीपिटल का। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी, है ना, मैंने अगर ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, है ना। मैं अगर उसने मेरे को छोड़ दिया तो मैं बाहर गिरी, तो सेंट्रीफ्यूगल बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ आया? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कहानी बनी? देखो, आप मान लेते हैं बकेट घुमा रहे हो, घुमाना मत, चोट लग जाएगी, ठीक है, ऐसा कर रहे हो। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगी है? टुवर्ड्स दी सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगी? अवे फ्रॉम द सेंटर, एग्जैक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आया? इतनी सी कहानी। क्या हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स रियल होती है, उसको खुद का कोई फॉर्मूला, खुद की कोई फॉर्मूला हम पढ़ेंगे वैसे आगे सेंट्रीपिटल फोर्स का भी, बट एनीवे सेंट्रीपिटल फोर्स का खुद का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किसी की शेप ले लेता है। फ्रिक्शन, कभी कुछ जगहों पे फ्रिक्शन ऐसा बिहेव करेगा कि वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, कभी नॉर्मल फोर्स ऐसा बिहेव करेगा कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। एक्स वाई जेड कोई भी, अभी अभी हमने जो दो केसेस पढ़े उसमें कौन एक्ट कर रहा था? ग्रेविटी बिहेव कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स की तरीके से, एक जगह पे जहां धागा का यूज करें वहां टेंशन बिहेव कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए, है ना। तो इस केस में ऐसा, और ये कहाँ है? हमेशा टुवर्ड द सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कहानी में क्या है कि सूडो फोर्स है, एक्चुअल में नहीं है, मतलब बस हमने इमेजिन करा है कि जो सेंट्रीपिटल को काउंटर कर रही है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, और ये कहाँ है? हमेशा सिर्फ रोटेटिंग फ्रेम में ही अपीयर होगी। जैसे सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेटिंग फ्रेम में अपीयर होती है और कहीं पे नहीं, ये भी सेंट्रीफ्यूगल भी हमेशा रोटेटिंग फ्रेम में ही अपीयर होगी, ठीक। और ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा आउटवर्ड, सेंट्रीपिटल इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड। आगे देखो क्या हुआ, व्हाट हैपेंस इफ स्पीड डिक्रीजेस। अब क्या होगा? ये भी करके ही देखा हुआ होगा, है ना। आप अगर किसी चीज को बहुत फुल स्पीड में घुमा रहे हो तो ये सर्कुलर पाथ में है, लेकिन जैसे ही मैं स्पीड धीरे भी कर लूं तो क्या होगा? इसका सर्कुलर पाथ छूट जाएगा, है ना। तो यही कहानी है। आपको सेंट्रीपिटल, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अगर डिक्रीज कर गया तो इवेंचुअली क्या होगा? वो ये क्या हुआ, अगर मैंने वो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो कम कर दिया, तो क्या हुआ? ये स्ट्रिंग अभी तो स्ट्रेट थी लेकिन रुक गई, अब टेढ़ी हो गई, स्लैक कर गई, है ना। तो जो इवेंचुअली जो मेरा स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाएगा और सर्कुलर पाथ टूट जाएगा, सर्कुलर पाथ टूट जाएगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी कनेक्टेड ही है ना उससे, तो कहाँ चला जाएगा? टू इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ गिर जाएगा, ठीक। इसी चीज को इमेजिन करो, अगर अर्थ की स्पीड स्लो हो जाए तो, यहाँ पे अगर अर्थ सडनली स्लो डाउन हो जाएगा तो क्या आपका जो अर्थ वो स्पाइरल डाउन हो जाएगी टुवर्ड्स द सन? सोचो, हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। अच्छा आगे देखो,
ये आपका वो जो बुकलेट था उसका स्निपेट है, जो अभी जितना भी पढ़ा वही सब चीज है। एक क्विक रीडिंग दे देती हूँ मैं आपको जल्दी से। अगर आपको फास्ट लगे तो उसको रोक के पॉज कर कर एक बार खुद से एक बार रीड जरूर कर लेना, वरना आपके पास बुकलेट तो होगी ही। पीडीएफ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिएगा, मैं वहां पर शेयर कर दूंगी पीडीएफ। ऑलराइट, टेलीग्राम चैनल का नाम रेडी रोकर। ओके, एनीवेज यहाँ पर क्या है, मैं रीड करूँ, क्विक रीडिंग देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? द सन एंड अर्थ बोथ हैव मास, so they attract each other with a gravitational force. According to Newton's law of gravitation, the force between them is equal in magnitude and opposite in direction. अर्थ सन को अपनी तरफ खींच रही है, सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस से खींच रहे हैं। ठीक है जी। अब however, because the sun's mass is much greater than earth's mass, earth experiences a much larger acceleration as compared to sun. That is why earth appears to revolve around the sun. ठीक, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सन ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको सर्कुलर पाथ में रखने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कौन दे रहा है? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स नीडेड टू कीप द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट इज मूविंग विद वेरी हाई टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वर्ड याद आया? पढ़ा था जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? कोई भी सर्कुलर पाथ है तो एक पॉइंट पे जाती हुई रे, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पर एक हाई वेलोसिटी, अर्थ की जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे चेंज होती है ना, ऐसे अगर सर्कुलर पाथ में तो चेंज भी होगी। तो वो कह रहा है कि अर्थ जो मूव कर रही है एक हाई टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और सो ड्यू टू इट्स इनर्शिया इट शुड टेंड टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। उसको इनर्शिया, अगर उसकी ये देखो ये वेलोसिटी है, टेंजेंशियल है, उसको सीधा ही चला जाना चाहिए इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा है ना, तो उसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन कॉन्टिन्यूसली वो एक उस पर फोर्स एक्ट कर रही है, यहां से टुवर्ड्स द सेंटर खींच रही है, उसको टुवर्ड्स द सेंटर एक खींच रहा है। तो यहाँ हर डायरेक्शन पे जहां पे उसको सीधा चले जाना चाहिए था, कोई उसको अंदर की तरफ खींचे जा रहा है, और वो ही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। On the other hand, gravitational force of the sun is continuously attracting it towards the center of the sun. This changes its direction of motion. As a result of these two aspects, the earth does not move in a straight line but follows a fixed orbit, जिस एक कर्व पाथ को करता है फॉलो, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है जी। अगर अर्थ स्लो डाउन हो गया, सोचो, खुद से सोचो, टेक अ मोमेंट टू पिक्चर व्हाट वुड हैपन इफ इट्स फॉरवर्ड टेंजेंशियल स्पीड डिक्रीजेस but the sun gravitational pull remains the same. Would the balance still exist? क्या अभी भी वो घूम पाएगा ऑर्बिट में? How would this change the Earth's path? Think about why slowing down would cause the Earth to drift closer to the sun instead of continuously smoothly move along its orbit. इस सब का आंसर ऑलरेडी आपको पता है, मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना। और थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में जो इसकी एक्सप्रेशन है उसकी कहानी देखते हैं। एट एन एप्रोप्रिएट स्पीड द थ्रेड provides the centripetal force that pulls the stone या बॉब, अभी हमने पढ़ा था, inward। एक appropriate force मिल रहा है, keeping it in circular path. At the same time, due to its inertia, the stone tends to move in a straight line along the tangent. The balance between the outward tendency and inward centripetal force results in circular motion. एक आउटवर्ड टेंडेंसी है बाहर जाने की और उसको कंटिन्यूसली यहाँ खींचा जा रहा है, तो हर पॉइंट पे ऐसा ही हो रहा है, तो वो इसलिए एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होता है। अगर स्पीड डिक्रीज कर गया तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगा। टेंशन इन द थ्रेड में रिड्यूस टू द पॉइंट वेयर इट कैन नो लॉन्गर प्रोवाइड keep the stone moving in a circular path. As a result, the string may become slack, the motion is no longer circular, the stone begins to move inward or fall. ठीक, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच में बैलेंस बनना जरूरी है। सर्कुलर मोशन रिक्वायर्स अ बैलेंस बिटवीन इनवर्ड पुलिंग फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड टेंजेंशियल स्पीड व्हिच प्रोवाइड्स नेसेसरी centrifugal force. If speed decreases too much, the balance is disturbed, the object can no longer continue in the same circular path. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जैसे इसमें क्या दिखा आपको कि एक फेदर था, एक बॉल था, उनको हाइट से ड्रॉप किया गया। ऑब्वियसली बॉल पहले गिरी और फेदर बहुत बाद में आया, है ना, ये चीज तो हमें ऑलरेडी पता ही है। आप मैं अगर पेपर की बात करूं, एक पेपर ले लूं और एक
आपके पास ये चार्जर ले लिया मैंने, तो कौन पहले गिरेगा? मैं गिराऊंगी नहीं, चीजें टूट जाएंगी नीचे। बट एनीवेज ये तो चीज तो पता ही रहेगी कौन चीज पहले गिरेगा, ऑब्वियसली मेरा चार्जर पहले जाके नीचे गिरेगा या पेपर के कंपैरिजन में। ये चीज हमको ऑलरेडी पता है। इसी में हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं आगे। क्या? कि आपके पास जो पेपर है और एक अगर मैं इसी पेपर को मोड़ दिया, अब गिरूं तो दोनों का मास सेम है, दोनों को अगर सेम हाइट पे भी है ना, दोनों सेम हाइट पे है, और मैं अब इसको छोड़ती हूँ, दोनों को छोड़ूं अगर, तो क्या होगा? एफ, देखो दोनों पे फोर्स, दोनों का जो वेट है वो सेम है। एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू एम जी। सेम पेपर है तो सेम वेट भी होगा, है ना, जब W इज इक्वल्स टू एम जी तो सेम वेट भी होगा, लेकिन सेम हाइट से छोड़ा गया है, सेम फोर्स लग रहा है उसको टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन पेपर बाद में पहुंच रहा है, ओपन पेपर जो है वो बाद में पहुंच रहा है क्रम्बल्ड वाले के कंपैरिजन में। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो आपका वेट लग रहा है उसके ऊपर, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट लग रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा होता है। एक अपवर्ड जो मोशन को प्रिवेंट कर रहा है, मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, और बेसिकली फ्रिक्शन की तरीके से बिहेव कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि एयर ही है जो रेजिस्ट कर रही है उस मोशन को, इसलिए हमने एयर रेजिस्टेंस नाम दे दिया। इसका दूसरा नाम एयर ड्रैग भी बोलते हैं, ड्रैग फोर्स भी बोला जाता है। बात वही हो रही है बेसिकली कि किसी चीज के मोशन को रोका जा रहा है, रेजिस्ट किया जा रहा है। तो वेट लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम उसको नीचे फेंका, तो लेकिन हवा है आसपास, तो हवा उसको क्या करेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाएगी। इस वजह से अब दोनों पे नहीं, क्या दोनों पे नहीं लग रहा है? क्या दोनों पे लग रहा है? डिफरेंस कहाँ आएगा? सोचो। एक क्या डिफरेंस आया जब मेरा पेपर एक ओपन पेपर था और एक आपका क्रम्बल्ड पेपर है? फ्रिक्शन में भी कहानी यही होती थी कि भाई स्प्रेड कितना है सरफेस से, उतना फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एयर रेजिस्टेंस में भी कहानी यही है, जितना सरफेस मेरा, जितना क्रॉस सेक्शनल सरफेस जो मेरा है, अगर वो अर्थ के कांटेक्ट, सॉरी एयर के कांटेक्ट में ज्यादा है, अगर तो जितना ज्यादा कांटेक्ट में है उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, तो मेरा एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर क्रम्बल्ड पेपर की बात करूं, कहां गया? हाँ, तो क्रम्बल्ड पेपर की बात करूं, अगर क्रम्बल्ड पेपर की बात करूं तो उसका उसका जो आपके पास जो फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो बहुत कम है, वो एयर के कांटेक्ट में, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम, तो उस पे एयर रेजिस्टेंस भी कम एक्ट कर रहा है। ठीक, वैसे एयर रेजिस्टेंस उसमें हमारी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, शेप पे, साइज पे, और उस जो एयर की डेंसिटी है, इन सब चीजों की भी बात करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। कुछ कहानी बनती थी, वो भी सिलेबस से हट गया है, कोई बात नहीं। एनीवेज अभी फिलहाल इतने से समझ आई कि एयर है हमारे पास। एयर जो है रेजिस्ट करता है किसी भी मोशन को, जो डाउनवर्ड मोशन है वो उसको रोक रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन नीचे हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस हो रही है, दैट्स इट। ठीक, क्या कहानी बनी? तो ग्रेविटी, हमें ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ग्रेविटी क्या है, इक्वल फोर्स से ही नीचे खींच रही है दोनों को। पेपर तो सेम ही है ना, तो दोनों का वेट सेम है, तो अर्थ दोनों को सेम फोर्स से खींच रही है, लेकिन कौन रोक दे रहा है? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे विलेन बन जाता है। ठीक है, क्या कहानी बनी? क्या होगा? लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ज्यादा ड्रैग होगा, नेट फोर्स कम हो जाएगी। और नेट फोर्स याद आ गया है ना सबको कि एक ये मेरा वेट, यहाँ पर भी वेट, लेकिन जो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स, एक नेट फोर्स मतलब रेजिस्टेंस लग रहा है, तो जो नेट फोर्स आ तो अभी भी नीचे ही रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरी जो नेट फोर्स है वो कम हो जाएगी, है ना, नेट फोर्स कम हो जाएगी, तो इससे वो स्लो आता है, स्लो एक्सेलरेट करता है। इसके केस में जो मेरा अपवर्ड फोर्स बहुत छोटी है, तो ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? वेट, वो नीचे आ जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा, स्मॉल एरिया है, लेस ड्रैग है, तो फॉल्स फास्ट। इतनी सी है ना बेसिक। अब दो ऑब्जेक्ट है, वहां पर एयर नहीं है, वैक्यूम है। अब दोनों ऑब्जेक्ट आप देखोगे क्या होगा? कुछ रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है जो ऊपर लग रही हो, दोनों चीजें, दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर ग्राउंड पे जाकर हिट करेंगे। तो इन वैक्यूम शेप एंड साइज डज नॉट मैटर, बोथ ऑब्जेक्ट्स रीच टुगेदर। वैक्यूम में मैटर नहीं करेगा उसका शेप क्या है, साइज क्या है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वैक्यूम है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटी सबको भाई एक समान आंखों से देखती है, सब पे सेम लगती है, तो दोनों ही सेम टाइम पर आकर ग्राउंड को हिट करेंगे।
इसके लिए बहुत फेमस ये कॉन्सेप्ट, मतलब फेमस एक्सपेरिमेंट अपोलो आपका यहाँ पर 1971 में डेविड स्कॉट ने किया था, जो मून पे जाकर वहां पर, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हैमर और फैल्कन फेदर लिया था उन्होंने और उसको ड्रॉप करके दिखाया था, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, है ना। तो क्या दोनों को सेम टाइम पे गिरा, और दोनों एक ही टाइम पे नीचे आकर गिरते हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंट का डिटेल आप वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वहां पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल समझ आया इतनी सी बात कि अगर वैक्यूम नहीं है, मतलब सॉरी वैक्यूम अगर है तो हो क्या रहा है, बेसिकली वैक्यूम है अगर F इज इक्वल टू mg, है ना, ये होता है। एक्सेलरेशन क्या है, F अपॉन में m, F की जगह क्या है मेरा mg, m से m कट गया, a क्या आ गया, g के बराबर। एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई है, g के बराबर आ गई। उस केस में क्या हो रहा था, जो मेरी एक्सेलरेशन थी वो g के बराबर नहीं आ पा रही थी, लेस थी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेट फोर्स मेरी कम हो जा रही थी। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू g हो गया, तो दोनों सेम टाइम पर गिर रहे हैं। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। आगे बोले व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट, हैज ग्रेविटी बिकम जीरो। आपने कोई भी चीज ऐसे उठाकर फेंकी, वो वापस नीचे आकर गिर गई। आपने एप्पल उछाला, एप्पल आपके हाथ में आ गया, है ना। आप खुद उछले, आप वापस ग्राउंड पे आ गए। लेकिन स्पेस में क्या हो रहा है, एस्ट्रोनॉट फ्लोट कर रहा है ना। स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट फ्लोट कर रहा है, क्यों, वहां ग्रेविटी जीरो हो गई है क्या, क्या कहानी बन रही है बेसिकली, उसके बारे में जानते हैं, है ना। देखो ये आपका अगेन स्निपेट है, मैं इसको रीड कर देती हूँ। सेम चीजें बोली जो मैंने, एक बार आप खुद से कर लीजिएगा, मैं रीड कर लीजिएगा, सेम कहानी बोल रहे हैं। बट व्हाई डू एस्ट्रोनॉट फ्लोट इनसाइड स्पेसक्राफ्ट, डज ग्रेविटी डिसअपीयर इन स्पेस, इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी सेम एवरीवेयर, ये आप बताइएगा। We know that as we go higher above the earth's surface, we move farther away from the center of the earth. अभी मैंने देखो क्या चीज कहानी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो मेरा फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर मेरा आर, जब सेंटर, मैं अर्थ का सेंटर ये है ना, अर्थ का सेंटर ये है, आप यहाँ पर हो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ चले गए, तो अब तो मेरा आर तो बढ़ गया, है ना। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो आर बढ़ जाएगा, तो मेरा फोर्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, इस वजह से अब उनको फील होता है, वेटलेसनेस फील होता है स्पेस स्टेशन में। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी हाइट के साथ डिक्रीज तो करती है ना, पर जीरो नहीं होती है। अब ये वेरिएशन होता कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो वहां तक जाने से पहले आपको क्लियरली ये चीज दिख रही होगी, आपको आप एल्टीट्यूड और बेसिकली क्या है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी की वेरिएशन हमें पता लगानी है कि ऑल्टीट्यूड के साथ कैसी रहती है और डेप्थ में कैसी रहती है। लेकिन यू विदाउट यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम, अगेन ऑब्वियसली आपको आता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आई ट्राई माय बेस्ट कि आप एक बेसिक आइडिया ले समझ के जाए इस लेक्चर से, है ना, कि हो क्या रहा है। थोड़ा पेशेंस से समझना, ये मत समझना कि बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं, बहुत, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मैं पेस बहुत स्लो रखने वाली हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको लगे तो रिपीट पे देखो, एक से दो बार देखो, फिर भी कुछ डाउट आ रहा है कमेंट करके जरूर बताओ। मैं फिर से ये लेक्चर एक और बार छोटा सा आपका काइंड ऑफ क्रैश कोर्स ले लूंगी इस पूरे एडवांस टॉपिक का, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे देखो। उस हाइट और ये बेसिकली ऑल्टीट्यूड और डेप्थ की बात करने से पहले, क्योंकि बात करी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कहीं भी ये नहीं बताया कि फॉर्मूला क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। देखो F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ, ठीक, और ये मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अच्छा ये आप, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं ये अर्थ है, इसका कुछ वेट भी तो होगा, वेट ही क्या है, वो भी तो फोर्स है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, मास ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट, ये mg। तो यहाँ पर मैं क्या एक ये भी लिख सकती हूँ, mg इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ m अपॉन में आर स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। इस केस में क्योंकि मास ऑफ अर्थ है, तो मेरा g की वैल्यू, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने क्या बोला था, आपके पास 6.67 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 11 वैल्यू फिक्स होती है ना, इसकी वैल्यू फिक्स है। मास ऑफ अर्थ फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, ये भी एक फिक्स है।
और जो ये r क्या है, डिस्टेंस, मतलब रेडियस है, बेसिकली रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये भी आपका क्या है, फिक्स है ना, क्योंकि उतना डिस्टेंस आप जा नहीं सकते हो, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है आपके पास, वो भी फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। तो जब ये सारी ही चीजें क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो मेरे पास जी भी निकल के क्या आता है, कांस्टेंट। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम कई बार सॉल्व करते हुए 10 ले लेते हैं, ये चैप्टर में कराया था ना, तो ये यहाँ से कहानी बन के आई थी। ठीक है, इसके लिए आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझना जरूरी था। और उसके बाद आपके जो अभी हाइट और डेप्थ की बात हो रही है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ठीक, ये ध्यान से देखो, जो जी है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट में काम ही नहीं कर रहा, उस पर उसको फर्क नहीं पड़ रहा मास, वो जो ऑब्जेक्ट, अभी जो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर अगर ये है और ये पेपर है, दोनों का मास डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर वैक्यूम कर दूं तो दोनों सेम टाइम पर गिर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट में भी क्या हो रहा था, है ना, एक अपोलो वाला एक्सपेरिमेंट था जो हैमर फेदर वाला, उसमें भी क्या हुआ, हैमर का मास ऑब्वियसली ज्यादा, उसका वेट ज्यादा है, फेदर का बहुत कम है, लेकिन दोनों सेम टाइम पे आकर गिरे, है ना, क्योंकि जी जो था वो सेम था। जी की वैल्यू है, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है, वो जो प्लैनेट है, मतलब जो अगर अर्थ की वैल्यू है तो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। वहां मून पे बात हो रही थी, तो मून की कहा, मून का थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंट होगी आपकी स्मॉल जी की, है ना। ये चीज थोड़ा सा समझ आया कि जो स्मॉल जी है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए जब हमने वैक्यूम में करा था तो सेम टाइम पे आके गिरा था, भारी चीज भी और हल्की चीज भी। ठीक है, अच्छा, यहाँ समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये याद रखना है, ये यूज करेंगे। चल आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा पेशेंटली देखना, घबराना नहीं है। सबसे पहला एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, ये अर्थ है, इसका रेडियस आर है, ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि जो मेरा जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो हाइट एच पर है, ठीक, एच हाइट पर है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम है, रेडियस ऑफ अर्थ ये है, हाइट अबव सरफेस कितना है ये, तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कितना हो जाएगा, ये मेरा रेडियस ऑफ अर्थ है ना। अर्थ से भी एच हाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो मेरा, अब मैं ग्रेविटेशन लॉ लगाऊंगी, अगर जी एम इक्वल टू ये जी इक्वल टू जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम आर बाय आर स्क्वायर लगाऊंगी, तो जो आर के डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट ना, तो यहाँ पर कितना टोटल डिस्टेंस कितना हुआ सेंटर से, आर प्लस एच, ठीक है। तो मैं अगर इसको ओ बोल दूं तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए इज इक्वल टू व्हाट, आर प्लस एच, ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इसी यही चीज है बस। यहाँ पर देखो अगेन, ये ना थोड़ा सा इजी करने के लिए कहानी यहाँ पर इस तरीके की डेरिवेशन कर दी है। बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, तो हम क्या कर देंगे, जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ये कहानी बनेगी, है ना, ऑब्वियसली। और जब आपके पास सरफेस की बात होगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो जी की वैल्यू क्या आएगी, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब मैं इन दोनों का अगर रेशियो निकाल दूं, जी एच अपॉन में जी एच अपॉन में जी निकालू, ठीक है, तो ये क्या होगा, जी एच क्या है, जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और जी क्या है, नीचे आएगा ना, जी की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर आता, ऊपर लगा दो आर स्क्वायर, ये तो खत्म, कौन सेम आ गया, तो जी एच बाय जी, जो रेशियो की वैल्यू आई वो क्या आई, आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर। अब ये जो, इसको देखो, इसको जो फर्दर सॉल्व किया जाता है, अब यहीं पर जब आपको इसको फर्दर एक्सपैंड करके लिखते हो तो वहां पे हमें बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ जाती है, वहां पर हम उसको यूज करते हैं, बट डजंट मैटर, आपको बस इतना बताया जा रहा है। देखो रेशियो से समझने में प्रॉब्लम है ना, ये रेशियो से समझने, अब ये देखो, ये जो हमने एक्सप्रेशन अभी निकाला था, इसको जो हम बायनॉमियल नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो एक्सप्रेशन सॉल्व करके आता है कुछ इस तरीके, इसको अगर जी को ऊपर लिख दोगे तो उल्टा आ जाएगा ना, कुछ इस तरीके का, है ना। तो अब इसको फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल कर आती है, क्योंकि एच बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आती है जी डैश, नहीं मतलब ये जी एच बोल दो, है ना, तो जी एच क्या है,
नॉर्मल जी में कुछ माइनस हो रहा है, कितना 2h/r माइनस हो रहा है ना, समथिंग माइनस किया जा रहा है। तो समथिंग जो माइनस, जब एक्चुअल वैल्यू में कुछ माइनस हो रहा है तो वो ऑब्वियसली कम ही रहा होगा ना हाइट से। समझ आ रही है इतनी बात कि मेरा एक्सप्रेशन क्या निकल कर आया, जी एच क्या है, जी का 1 माइनस 2h/r। तो उसमें जी में कुछ माइनस हो रहा है, कोई वैल्यू माइनस करी जा रही है। तो कोई चीज अगर आपके पास 10 चॉकलेट है उसमें से मैं 2 हट माइनस करी तो ऑब्वियसली कम बचेगी ना, 8 बचेगी। तो जो मेरा जी एच आया वो क्या आया, लेस देन जी आया। इसका मतलब जब बॉडी ऊपर जा रही है तो मेरी जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। थोड़ा सा समझ आया। डेप्थ में नहीं जाना कोई बात नहीं, हमें डेरिवेशन नहीं करनी है, हमारा डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट से मतलब है कि ये कहानी हुई कैसे, है ना। तो उसके बारे में बात हो रही है कि ये आप बायनॉमियल थ्योरम हमने यूज नहीं किया है, बट मैंने रेशियो से क्योंकि समझने में थोड़ा सा परेशानी होती, मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो अगर हम यूज भी करते हैं वो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आता है ना। तो यहाँ से हमारे पास बात का आती है, क्या हुआ, जी एच, जैसे जैसे सरफेस से हम, अगर सरफेस से हम ऊपर जाएंगे तो ये मेरा जी एच है, ये मेरा जी है, तो यहाँ पे मेरी मैक्सिमम है, मतलब बड़ी सबसे ज्यादा है अभी इस केस में। तो जी एच जो है वो छोटा है जी से। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, घबराना नहीं है, इजी है, डोंट वरी, होएगा होएगा, एक बार और रिपीट करना, फिर भी डाउट है लेट मी नो। ठीक है, अच्छा अब क्या बात करते हैं, डेप्थ की। उस डेप्थ पे जाने से पहले हम एक थोड़ा सा एक अगेन वो उसकी अगेन जरूरत नहीं पड़ती हमें, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके बुकलेट में दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं कि न्यूटन शेल थ्योरम। डरना नहीं है ऐसे वर्ड्स देख के। न्यूटन शेल थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एक स्फेयर है, शेल अभी फिलहाल यहाँ हमारे पास सॉलिड स्फेयर है, अगर मुझे जिस उस स्फेयर के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर निकालना है अपना जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्स वाई जो भी कैलकुलेशन करनी, तो उससे निकलता हुआ एक इमेजिनरी सरफेस ले लिया। अब उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे ऊपर वाला जो मास है वो उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा होगा, ये न्यूटन शेल थ्योरम कहता है। क्यों कहता है, कैसे कहता है, वो डेरिवेशन वो प्रूफ नहीं, उसमें नहीं जाएंगे, है ना, अभी नहीं जाएंगे, टू मच हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात समझो कि न्यूटन शेल थ्योरम ये कह रहा है कि आप किसी सॉलिड स्फीयर या शेल के अंदर है और उस पॉइंट पे हमें कुछ कैलकुलेट करना है, तो उससे ऊपर वाला मास उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, उस पर जो भी अट्रैक्शन फोर्स लग रही होगी वो अंदर वाला कहानी लगेगी, अंदर वाला जो मास है वो उसकी बात होगी। उससे ऊपर ये हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब बेसिकली अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए कहानी बनती है। तो वो मुश्किल हो जाता है अगर ऊपर वाला भी कर रहा होता, और हम प्रूव भी करते हैं कि वो नहीं एक्ट, उससे वैल्यू आती ही नहीं है, जीरो आ जाता है, वो नहीं एक्ट कर रहा होता, ऐसा अपेयर होता है। खैर एनीवेज, तो क्या हुआ, न्यूटन शेल थ्योरम क्या कहता है कि भाई अगर किसी कोई शेल है, कोई स्फेयर है, उसके बीच में कोई पॉइंट, बीच में नहीं कहीं पे समवेयर इनसाइड दैट स्फेयर, दैट शेल, अगर वो पॉइंट है तो उसके अराउंड एक हम सरफेस बनाते हैं, उससे बाहर वाला मास उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा, ये बाहर वाला फोर्स कोई एक्सर्ट नहीं, बाहर वाला मास कोई एक्सर्ट फोर्स नहीं करेगा, ठीक है, अंदर वाला करेगा, ये अंदर वाला, उससे अंदर जो भी मास है वो करता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे की कहानी की, हमारी डेरिवेशन की। देखो, लेट मास m बी दी मास ऑफ द अर्थ, आर बी द रेडियस, ये सारी कहानी है। जीडी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द डेप्थ, और जी सरफेस वाला। और यहाँ पे हमें डेंसिटी की कहानी जरूरत पड़ेगी। अगेन डेंसिटी को मैं एज अ टॉपिक अभी नहीं बता सकती हूँ। फिलहाल क्या है, डेंसिटी को हम इससे डिनोट कर देते हैं, डो से, फिलहाल कोई बात नहीं, आप छोटे डी से डिनोट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम पढ़ा है ना मैथ्स में, आपका किसी स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³ है ना। अगर कोई क्यूब की बात होगी तो वहां उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आप यूज कर दोगे। जो भी शेप है उसका वॉल्यूम, वो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है डेंस, थोड़ा सा समझो कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सारे पार्टिकल्स घुस गए हैं, कितने सारे पार्टिकल्स हैं, वो उतना डेंस है। एक एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास फिट है, वो जितना ज्यादा डेंस हो जाएगा, कम है तो कम डेंसिटी हो जाएगी। खैर इतना आइडिया छटका छोटा सा मिल गया, उतना बहुत है। ठीक है, क्या ये मान लेते हैं सेंटर है मेरा, पी मेरा ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे कैलकुलेट करना है, इतने डेप्थ पर है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, पी बी द पॉइंट इनसाइड द अर्थ एट डेप्थ डी।
सी अर्थ से ये सरफेस है, यहाँ डी पॉइंट, डी डेप्थ पर ये पॉइंट, और अब क्या होगा अगर ये डी है और ये पूरा आर है ना, ऑब्वियसली ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो क्या होगा इतना हिस्सा क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर माइनस डी। समझ आया? ये सी एस क्या है आर, सी एस आर है और पी एस डी है, ये पूरा आर है और इतना डी है, तो इतने ये क्या बन जाएगा आर माइनस डी। दैट्स इट, इतनी कहानी है, बस इतना सा लेना है। क्या किया, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, सरफेस वाली कहानी हो गई। अब क्योंकि यहाँ मास डिफर कर रहा है तो यहाँ पर हमने मास का फॉर्मूला लगाया, मास अपॉन में मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाया। मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी का कैसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा फैंसी सा पी मान लो, रो बोलते हैं, बट कोई बात नहीं, आप इसको डी लिखना चाहते हो कोई मीनिंग नहीं है, आगे जाके कट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम क्योंकि स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस है ना पूरा अर्थ का, तो यहाँ पर क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी। ठीक है, मास को क्या बन गया डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है रो, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख दिया यहाँ पर, आर स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ ये क्या ये तो गया, एक आर बच गया, तो 4 इस 3 को नीचे ले आए, 4g पाई आर रो और 3 आ गया नीचे, ये एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ठीक, अब जीडी हमने किसको माना है, इस पॉइंट वाले एक्सेलरेशन को, इस पे भी सेम कहानी लगा देंगे। अब जीडी पे जो बात करेंगे, अगर मैं यहाँ की इसकी बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पर जो मेरा जीडी होगा उस पे क्या कहानी बनेगी, अगेन जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, और कौन सा मास, ऐसा मास जिसका ऊपर, न्यूटन शेल थ्योरम क्या कहता है, ऊपर वाला मास उस पर एक्ट नहीं कर रहा होगा, कौन सा एक्ट कर रहा होगा, जो अंदर है यहाँ वाला है। तो मास ऑफ दी स्फेयर, कौन सा स्फेयर, ये वाला, तो मास का फॉर्मूला क्या अभी बताया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो चलो ठीक है, डेंसिटी तो सब जगह सेम ही, सेम अर्थ है तो सेम डेंसिटी, तो डेंसिटी तो सेम है 4/3 पाई, अब आर क्यूब में क्या आएगा, उसका रेडियस है ना, क्या रेडियस आएगी आपका सीपी की कहानी, तो क्या बनेगा आपके पास सीपी क्यूब बन गया, और अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इस स्फेयर का आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस कितना है सीपी का स्क्वायर। तो अगेन फिर से क्या हुआ, ये उड़ गया इधर से, तो क्या बचा जी रो, मतलब 4 लगा दो भाई, 4 पाई सी पाई सीपी अपॉन में 3। ठीक, यहाँ लिखा है सेम चीज, हाँ यहाँ पे भी ये आ गया हमारे पास, यहाँ है ना जी को, ये आ गया यहाँ से, ये उड़ गया, ये उड़ गया पूरा, तो आपके पास ये निकल कर आ गया। अब वहां पर भी क्या किया था, जी एच अपॉन में जी कर दिया था, यहाँ पर भी सेम चीज कर देंगे, जी डी अपॉन में जी कर देंगे। जी डी कितना है, अब देखो यहाँ पर भी 4g पाई, इधर भी क्या है 4g पाई है ना, और रो है, यहाँ पे भी रो है, तो ये सब तो कट ही जाना है एंड में। तो अलग से चीज क्या दिख रही है मुझे, यहाँ सी दिख रहा है, सॉरी सीपी दिख रहा है, ये सीपी है, और यहाँ क्या दिख रहा है आर, तो जीडी अपॉन जी करूंगी तो क्या बनेगा जीपी अपॉन में आर। करके दिखाने की जरूरत है, कर लोगे, इजी था, बस इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, कर ही लोगे ना भाई। जीडी क्या था, जीडी क्या है 4g पाई सीपी अपॉन में 3, अपॉन में जी है, जी कैसा होगा, जी में क्या है ऊपर 4g पाई आर रो, अच्छा इसका रो रह गया, रो और 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, 4g पाई कट गया, रो से रो कट गया, क्या बचा जी डी अपॉन में जी, कितना क्या बचा जी, सॉरी सीपी अपॉन में आर, इतनी सी बात नहीं है ना, यही आ गया। और सीपी क्या है आर माइनस डी है ना, ये तो अभी निकाला था, सीपी क्या था आर माइनस डी, उसको बस लिख देंगे आर माइनस डी हुआ, आर से आर ऊपर, ये तो मतलब यहाँ ये वाला जी इधर पहुंचाया, तो क्या निकल कर आया जी डी इज इक्वल्स टू जी डी इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाय आर, ये निकल कर। अगेन यहाँ पर भी क्या हुआ, समथिंग इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉल जी है ना, जी डी भी क्या है जी में से कुछ माइनस कर दिया,
कोई चीज वैल्यू माइनस हो गई। तो जब कोई चीज वैल्यू माइनस हुई है, इसका मतलब जो मेरा GD है वो क्या है, स्मॉलर देन G। सेम चीज उसमें भी हुई थी, एच में भी कुछ माइनस हो रहा था। तो अब इसका मतलब होगा क्या, कहानी क्या बनेगी कि अर्थ का जो सरफेस है, अगर मैं इसकी बात करूं, हाइट पे जब जाता है जी तब भी कम हो जाता है, डेप्थ में जब जा रहा है तो भी कम हो जा रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ रहेगा, सरफेस पे मैक्सिमम है। समझ आई इतनी सी बात। तो आपके पास सरफेस पे क्या है, मैक्सिमम। इजी पीजी। थोड़ा सा मुश्किल लगा, कोई कहानी सेम ही है, सब में कहानी सेम हो रही है। वहां पे R+H ले रहे थे, यहाँ पे हमारे पास R-B हो जा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डेंसिटी की कहानी आ गई तो फॉर्मूला डरावना बन गया 4/3πr³ करके। कहानी सेम ही है, डोंट वरी, हो जाएगा। एक बार और अपने आप से करना, 2-3 बार सुनना इसको और फिर लिख कर देखना, सॉल्व होगा। फिर भी प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो, मैं इसको एक बार दोबारा कवर कराऊंगी, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे भी, ओह इस पे तो बनारसी साड़ी बन गई है, बट बात वही हो रही है कि अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम होता है, और जैसे ही हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो वो डिक्रीज करता है। और सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 0। सरफेस पे मैक्सिमम, डेप्थ पे आते 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 कम होता होता 0, और सेंटर पे आ गया 0, ऐसी हाइट पे कम होता जा रहा है, ठीक। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट डेप्थ G बिकम्स 1/10 ऑफ द सरफेस वैल्यू। मतलब पूछ क्या रहा है, ऐसे क्या डेप्थ पे मुझे D की वैल्यू चाहिए, ऐसे कौन सी डेप्थ पर मेरा जो GD है वो क्या बन जाए, सरफेस वैल्यू पे, सरफेस वैल्यू का 1/10, तो G का 1/10 मतलब मुझे ये वैल्यू गिवन। अच्छा डी निकालना। जीडी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडी का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है, G1 - D/R, है ना। इसको यहां से करोगे तो क्या बनेगा, D इज इक्वल्स टू G - DG/R, ये होगा, ठीक है। अब GD की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, GD की वैल्यू हमारे पास क्या है, G/10 इज इक्वल्स टू G - DG/R। अब इसको उधर फेंक दो, इसको उधर उठा के फेंक दो, क्या आएगा, यहाँ पे DG/R इज इक्वल्स टू, इसको उधर फेंका तो G - G/10। तो क्या होगा, एलसीएम लेके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। क्या होगा, आपके पास यहाँ 10 आ गया, तो क्या आया आपके पास, 10 - 1, और G हमने कॉमन निकाल दिया, बाहर रख देते हैं, तो क्या आया बेसिकली 9G/10, ठीक है। 9/10 मतलब क्या, 0.9G, है ना। तो यहाँ पर देखो किसके बराबर है, DG/R, इसकी कहानी आई थी, किसकी चीज आ रही है, 0.9G, तो G से G कट गया, तो डेप्थ क्या हो गया, डेप्थ की वैल्यू क्या आई, 0.9 टाइम्स ऑफ R, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इतनी डेप्थ पर उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, G/10। इजी, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, हो जाएगा। इसी को आप चेंज करके खुद से प्रैक्टिस करने के लिए 1/5 कर लो या 6 कर लो, कुछ भी XYZ आपका, नॉट 6, मतलब 1/6 कर लो, 1/4 कर लो, व्हाटसोएवर, खुद से सॉल्व करके ट्राई करना प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो आपकी इसमें बुकलेट में दे रखा है, वेयर डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रीचेज इट्स मैक्सिमम, ऑन सरफेस, अबव और बिलो द अर्थ। जल्दी से कमेंट करो, कहाँ पे मैक्सिमम होता है, अभी बताया था, कहाँ मैक्सिमम होता है, सरफेस पे, सरफेस में मैक्सिमम, अबव और बिलो कम हो जाएगा। व्हाट हैपेंस टू G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगेन बताया क्या हो जाता है, इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट G एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर इफ R इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। कर लोगे ये वाला आराम से, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, क्या था कि GH क्या होता है, GH क्या होता है आपके पास, 1 - G इज इक्वल्स टू 1 - 2H/R। कुछ भी नहीं करना, आपको H दे रहा, ये H हो गया, ये R है, इसमें वैल्यूज पुट करना और हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करना, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसका पिन कर दूंगी, ठीक है। एनीवेज, एट व्हाट डेप्थ विल G बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, सेम चीज, ये 1/10 की बात हुई थी ना, सेम क्वेश्चन में हाफ की बात हो रही है तो 1/2 को करके करोगे,
हो जाएगा, इजी पीजी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डज ग्रेविटी डिक्रीज बोथ अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ? क्यों हो रहा है ऐसा? इसका आंसर बताओ क्या होगा, खुद से सोचो। देखो, ऊपर हाइट वाला तो क्लियर है, रेडियस बढ़ा, वहां पे कहानी हो गई। रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ा तो वहां पर हमारे पास मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से रेडियस बढ़ता चला गया, आर डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो फोर्स मेरा कम हो गया। तो वहां से मेरा जी की वैल्यू, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, आर बढ़ गया तो जी कम हो जाएगा, तो वहां से जी की वैल्यू कम हो गई। इतना इजी था। हाइट वाला तो क्लियर है। बिलो में क्या ये रीजन लिखो? नहीं, बिलो में ये रीजन एक्ट नहीं करे तो क्या करता है? तो किसकी कहानी आ रही है? न्यूटन थ्योरम। मास कम है ना, मास कम हो गया तो फोर्स भी कम हो, जी भी कम हो गया, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर है ना। तो जो मास, देखो यहाँ सब में जगह पे कहानी वही सब चीजें हो रही है, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ हाइट के साथ मेरा आर तो बढ़ गया, हाइट में मेरा आर आर बढ़ गया तो मेरा जी कम हो गया, ठीक है। लेकिन जब डेप्थ की बात हुई तो डेप्थ में मेरा रेडियस इस हिसाब से का चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरा मास जो था, जो कंट्रीब्यूटिंग मास था, बाहर वाला मास तो उस पर कर ही नहीं रहा, ये मेरा पूरा शेल है। अगर यहाँ पर मेरा पॉइंट है तो अंदर जो मास है सिर्फ वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो मेरा मास कम हो गया। मास कम होगा तो मेरा जी भी कम हो जाएगा, वही चीज होती रहती है। समझ आ गया? यहाँ पे न्यूटन थ्योरम यूज होगा इस एक्सप्लेनेशन में, ठीक है जी। कर लोगे अपने वर्ड्स में न्यूटन थ्योरम का स्टेटमेंट, थोड़ा सा जो अभी पीछे दिखाया हुआ वैसा लिखना, उसको एक्सप्लेन करना, आंसर। ठीक है जी, हो जाएगा, कोई परेशानी कोई। अच्छा, एक और चीज, हमने वेरिएशन ऑफ जी समझ लिया कि सरफेस पे मैक्सिमम, हाइट पे कम, डेप्थ में कम, और सेंटर पे जीरो, ठीक है। क्या शेप, जो अर्थ की जो शेप है, क्या उसका भी कोई फर्क पड़ता है जी पे? बिल्कुल पड़ता है। जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। बट होता क्या है, जो मेरा अर्थ है वो कम पूरा सर्कल नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्थ कैसी है? कुछ ऐसी शेप की है। मैं थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाऊंगी बट समझ लेना, टमाटर जैसा है ना। यहाँ अब जो मेरा मेरा जो इक्वेटर है, रेडियस ऑफ जो इक्वेटर है, और ये मेरा रेडियस ऑफ पोल है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस ऑफ पोल। जी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर क्योंकि ज्यादा है, तो मेरा जो जी है, जी सेंटर ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर मेरा बढ़ेगा, आर ज्यादा है तो जी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा इक्वेटर वाला जो जी है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू। तो मेरा जो जी अर्थ पे भी मतलब वैल्यू थोड़ी सी कम वैरी होती है थोड़ी, तो हम ओवरऑल जब कैलकुलेशन करते हैं तो यूजुअली हम 10 लेके बात करते हैं ओवरऑल की, हाँ सब कुछ सेम है। लेकिन ऐसा नहीं है, पोल और इक्वेटर पे भी अलग है, थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ वेरी कर गया। इक्वेटर पे रेडियस मेरा ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम, पोल पे मेरा रेडियस कम है तो मेरा जी की वैल्यू ज्यादा। ठीक, इतना सा है। किसी भी नट को लूज करने के लिए एक लॉन्ग रेंच यूज किया जाता है। डोर को खोलने के लिए हैंडल जो है वो हिंज से दूर लगाया जाता है। जोरो अपनी स्वॉर्ड को इजीली रोटेट कर पाता है, एंड थॉर भी अपने हैमर को मजे से घुमा पाता है इवन दो वो बहुत हैवी। कोई टेक्निक तो लगा रहे हैं, वो टेक्निक क्या है? आज हम उसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, उसी टाइप की फोर्स की बात करेंगे। क्या सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड ही बात होएगा या उसके अलावा भी इन सब चीजों में और चीजें मैटर करती है? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन डोर मिस्ट्री की ही बात करते हैं कि हम किसी डोर को ओपन करना चाहते हैं। ओपन करना चाहेंगे, कहाँ से करोगे? ये मान लेते हैं कोई डोर है ना, मान लेते हैं कि ये मेरा कोई डोर है, ये कोई डोर है, ठीक है। अब मैं और ये मान लेते हैं ये मेरा वुडन हिंज है। हिंज मतलब जहां से डोर मेरा खुलेगा, ये हिंज यहाँ से रोटेट करता है इधर से। अब मैं कहाँ लगाऊंगी फोर्स? यहाँ लगाऊं, यहाँ से खोलने में मुझे बहुत दिक्कत रहने वाली है ना। यहाँ से खोलूंगी तो भी दिक्कत रहेगी, पर यहाँ से मैंने हैंडल को खोला और आराम से अंदर इजीली चले गए। क्यों? क्या डिफरेंस आया? मुझे अभी इसमें मुझे क्या पता लगा? मैं किसी भी डोर को खोल रही हूँ, मैं हिंज हैंडल पकड़ा, हैंडल को खोला, इजीली मेरे डोर खुल गया। लेकिन मैं अगर हिंज से यहाँ से साइड से ऐसे धक्का देने की कोशिश कर रही हूँ तो वो इजीली रोटेट नहीं कर पा रहा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा, इसके साथ करके देख लेना। अभी किसी डोर को पकड़ो और करने की कोशिश करो। अच्छा, उसमें ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, फोर्स हमें बताता है कि कितना ज्यादा हमें पुश करना है, लेकिन
हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो टर्निंग इफेक्ट लाता है, उसका नाम क्या होता है? टॉर्क। ये मैंने स्टैंडर्ड सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस किया। यहाँ इन सभी चीजों में टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, रोटेशन आ रहा है, रोटेट किया जा रहा है ना? फोर्स लगाने के बाद वो चीज रोटेट कर जा रही है। तो इन सभी एग्जाम्पल में कोई चीज रोटेट कर रही है, और जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स, इसको बोलते हैं क्या है? टॉर्क, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर क्या है? टॉर्क। प्यार से हम क्या बोलेंगे? टॉर्क। ठीक, कोई परेशान, कोई दिक्कत, टॉर्क ही बोलेंगे अभी हर जगह पे फिलहाल तो, बट मोमेंट ऑफ फोर्स भी उसको नाम दिया जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा भी कहानी है भाई कि जो हर रोटेशन में एक हीरो एक विलेन है। हीरो क्या है? फोर्स। जितनी मैं फोर्स लगा रही हूँ वो उतना रोटेट करेगा। विलेन कौन है? पिवट। पिवट क्या होता है? पॉइंट पर जिस पॉइंट पे मेरी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है ना? अगर ये मान लेते हैं ये मेरा, ये क्या चीज है? मान लेते हैं कि ये डोर है ना? डोर आपके पास है, डोर इस पे रोटेट कर रहा है ना? इस टाइम पे मेरा पिवट क्या है? ये जिस पॉइंट से मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो उसको क्या बोल रहे हैं हम? पिवट। सीसो में दिख रहा होगा आपको, सीसो क्या है? सीसो में रोटेट कहाँ कर रहा है? तो ये मेरा क्या है? पिवट। यहां पर देखो, ये आपका बुकलेट में भी डायग्राम दिया हुआ है। आप किसी वेट को उठाना चाहते हो, आपने ये जो पिवट था यहाँ लगा दिया। ये आप अभी जो सिंपल मशीन्स पढ़ोगे वहां पे भी पढ़ोगे, लेवर वगैरह ये सब चीजें पढ़ोगे, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो वहां पे भी देखोगे कि कहाँ रखने से इजी पड़ता है, नॉल एक्स वाई जेड। फिलहाल एनीवेज, तो पिवट क्या है? अब आप इसको यहाँ फोर्स लगा रहे हो, इधर आपने फोर्स लगाया, इस एज पे फोर्स लगाया। अब आप जितना फोर्स, उतना भारी पत्थर को आप इजीली कर सकते हो यहाँ फोर्स लगाने पे। वो रोटेट कहाँ से करेगा? इस पॉइंट पे रोटेट करेगा। तो जिस पॉइंट पे रोटेट कर जाए उसको हम क्या बोल रहे हैं? पिवट। अच्छा, ठीक है, विलेन पिवट पॉइंट हो गया। ठीक, और जो फोर्स और पिवट के बीच का जो डिस्टेंस रहने वाला है वो ही डिसाइड करेगा कि इस हीरो और विलेन में जीतेगा कौन। ठीक, ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी और एग्जांपल्स करेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, फॉर्मूला क्या बनता है? ये देखो, फोर्स ये रहा, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, पिवट हो गया, इसके बीच के डिस्टेंस को मैंने डी बोल दिया। ठीक, तो ये फोर्स, टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दैट पिवट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन और आपका अप्लाइंग फोर्स जिस पॉइंट पे हो रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। और इनटू में साइन थीटा, अगेन साइन थीटा। थीटा क्या होता है? एक एंगल होता है, जैसे आप 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री ये सब पढ़ते हो ना, तो एंगल थीटा हम उसको एंगल के तरीके से बोलते हैं। अब साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, आप मैथ्स में पढ़ोगे, ये सारी फंक्शंस पढ़ोगे, साइन कॉस टैन थीटा ये सब चीजें पढ़ोगे। ये सारी चीज आप अभी मैथ्स में पढ़ोगे, डोंट वरी। मैं छुटका सा बस हल्का सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। साइन थीटा है ना, इसमें डरना नहीं है, ठीक है? आगे अब इतना थोड़े टाइम में तो आप इतना यूज टू हो जाओगे, ये कुछ नहीं लगेगा। फिलहाल क्योंकि नया है थोड़ा सा डर लग सकता है, कोई बात नहीं। हम कुछ वैल्यूज है जो थोड़ा समझ लो कि रट लो, मान लो कि ऐसा होता है, ठीक है? तो साइन 0 डिग्री अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है? जीरो। साइन 0 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री की बात करूं अगर मैं, तो वो क्या हो जाता है? 1/2। साइन 45 डिग्री की बात करूं मैं, तो वो 1/√2 हो जाता है। डरना नहीं है। अगेन साइन 60 की बात करूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा? √3/2। साइन 90 की बात करूं तो क्या हो जाता है? 1। डिग्रीज पे इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना? कांस्टेंट वैल्यू 1/2, √3/2, 1, 0 ऐसा है। ठीक, इतना। तो अब थीटा ऐसा नहीं है कि इसके अलावा वैल्यू नहीं, 35 डिग्री भी हो सकता है साइन। अब ये फोर्स, और हमें टॉर्क का मतलब क्या है? टॉर्क का क्या बना? फोर्स इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा? पिवट पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन और अप्लाइड फोर्स के बीच का डिस्टेंस, और इस फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल। अब यहां देखो, फोर्स क्या है? इधर। डी कहाँ है? इधर। तो एंगल क्या दिख रहा है मुझे? 90 डिग्री। और यहां से देखो साइन 90 कितना आया? 1। फोर्स, अगर मैं यहां से टॉर्क निकालना चाहूं इस केस में, तो टॉर्क क्या आएगा? फोर्स इनटू में, ठीक, फोर्स इनटू में डी। घबराना नहीं है, ठीक है? मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हुआ? फोर्स इनटू डी इनटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास रहता है।
ठीक, थीटा क्या है? फोर्स और डी के बीच का एंगल। ठीक है जी, जितना ज्यादा फोर्स और जितना ज्यादा डिस्टेंस वो डिसाइड करेगा कितना टॉर्क रहने वाला है। ठीक है, अगर मैंने फोर्स भी बढ़ा दिया और डिस्टेंस भी बढ़ा दिया तो मेरा टॉर्क भी बढ़ जाता है। एंगल भी मैटर करेगा, एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीजों में, अभी देखेंगे, अभी हम कहानी देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं टॉर्क की ऐसा यूनिट बनानी चाहूँ तो क्या होगी? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो एसआई यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। ये मेरी एसआई यूनिट। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? अच्छा, रोल ऑफ एंगल क्या, जो मैं बात कर रही थी, क्या होती है? क्या मोमेंट ऑफ फोर्स का हमें पता है, टॉर्क की फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू डी इंटू साइन थीटा। अभी पीछे ही देखो, मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? जीरो से ये हाफ भी क्या होता है? 0.5, और वो वैल्यू ऐसा इस तरीके की वैल्यूज कुछ चलती आ रही है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन की? 1। ये मेरी क्या है? मैक्सिमम है। और ये क्या है? मिनिमम। फिलहाल यहाँ मिनिमम -1 भी हो जाएगा, बट फिलहाल कोई बात नहीं, मिनिमम ये आपके पास है। अब देखो, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहती हूँ, रोटेट कराना चाहती हूँ, तो यहां से अगर मैं साइन 90 कर दूं तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1, है ना? एफ इंटू डी इंटू मैक्सिमम वैल्यू आएगी। साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम टर्निंग। और करके भी देख लो ये चीज। डोर पे आप जो हैंडल है, डोर पे आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो ना, यहां से एंटर करते हो। अगर आप साइड में मूव, ये डोर है आपका, मान लेते हैं ये डोर है, आप यहाँ से मूव यहाँ ये डोर है और यहाँ से धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? एंगल पे करना चाह रहे हो, डोर खोलने में मुश्किल होगी। हैंडल सामने है, हैंडल खोला और आप मूव कर पाते हो, इजीली रोटेट कर पाते हो। तो 90 डिग्री पर आपकी मैक्सिमम टर्निंग होती है। फॉर्मूला से भी पता चल गया, और ये खुद से ट्राई करके देख लो। थीटा 60, यहाँ से क्या आपके पास आया? टॉर्क, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। साइन 90 क्या होता है? साइन 90 क्या होता है? 1। तो फोर्स इनटू डी आ गया। अब केस 2 की बात करें तो मैंने अभी बताया था साइन 60, पीछे क्या मैंने बताया? साइन 60 कितना होता है? 3√3/2, √3/2। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? एफ इंटू डी इंटू √3/2, यानी कि इससे तो कम होगा, लेस टर्निंग हो जाएगी, दिक्कत आएगी थोड़ी सी, कम कम रोटेट करेगा। और अगर जीरो ही हो जाए तो? अब देखो, अब अगर 0 और 180 होने का मतलब क्या है? ये डोर है, मैं इधर धक्का दे रही हूँ, है ना? इधर धक्का दे रही हूँ, क्या ये रोटेट होगा? ये तो चलो पेपर है, मान लेते हैं आपकी बुक, है ना? ये डोर है, थोड़ा सा मोटा आ गया, मूव नहीं करेगा। तो यहां से मैं यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ, यहां से ऐसे इस तरीके से फोर्स लगा रही हूँ। एक्सेस ऑफ रोटेशन ये मेरा डी है, और फोर्स भी ऐसा है 0 डिग्री। फोर्स और डी क्या है? 0 डिग्री हो गया। तो ऐसे फोर्स लगाने पे क्या रोटेट करेगा? रोटेट करेगा नहीं, है ना? तो यहां से या इधर से भी नहीं कर रहा। अगर मैं ऐसे कर करके खींच दूं, इधर लगा दूं, तो मेरा एंगल कितना बना? 180 डिग्री। कि ऐसे रोटेट करेगा? नहीं करेगा। तो 0 और 180 डिग्री पे नो टर्निंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कि जो मेरा फोर्स करता है, फोर्स अलोंग द रॉड कैन नॉट रोटेट द रॉड। इस रॉड के अलोंग अगर मैंने फोर्स लगा दी तो या तो ये 180 या 0 डिग्री पर मेरा टर्निंग नहीं होता है, कोई मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट ही नहीं करेगा। समझ आया? क्विक रिवीजन, कहाँ पे टॉर्क क्या है? रोटेटिंग, एक ऐसी फोर्स जो रोटेशन करते हैं, रोटेटिंग इफेक्ट ला दे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। डिस्टेंस क्या? पिवट पॉइंट यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्लाइड फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज डिस्टेंस। और थीटा क्या है? फोर्स और उस डिस्टेंस के बीच में होने वाला एंगल। ठीक है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां जाती है? साइन 90 पे। तो जब थीटा मेरा 90 है, फोर्स मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है, ये मेरा दरवाजा, और यहां मैं फोर्स लगा रही हूँ इस तरीके से 90 डिग्री पे फोर्स लगा रही हूँ, तो मैक्सिमम टर्निंग हो जाएगा। अगर मेरा फोर्स 0 डिग्री या 180 डिग्री पे लग रहा है, ऐसे खींच रही हूँ या ऐसे धक्का दे रही हूँ, 0 डिग्री पे लग रहा है या 180 पे लग रहा है, तो नो टर्निंग। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? इतनी बात समझ आ गई। अब बताओ, मैकेनिक्स को सीक्रेट पता होता है, उनको टॉर्क समझ आती है बहुत आसानी से। जब कोई टाइट बोल्ट है या कुछ नट है, कोई चीज होता है, वो उनको वो फोर्स नहीं बढ़ाते, वो एक लंबा रेंच लेकर आते हैं, उससे बड़े वाला रेंच लेके आएंगे, जिसका आर्म जो है वो बड़ा है। उससे क्या होगा? उससे उनको वो फॉर्मूला पता है कि टॉर्क क्या होता है? एफ इंटू डी इंटू साइन थीटा।
तो फोर्स ना बढ़ाना पड़े मुझे और जोर ना लगाना पड़े, तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस ही बढ़ा दिया। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, है ना। यहाँ पर इन्होंने इसको यहाँ रोटेट करना था, तो फोर्स कम लगाना पड़े, इसका डिस्टेंस ही बढ़ा दिया। इसका एक और फेमस एग्जांपल क्या है, डोर। अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि डोर में जो हिंज से बिल्कुल ऑपोजिट मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैंडल होता है। कभी देखा है कि ये आपके पास अगर डोर है इधर, ये अगर डोर है तो कभी यहाँ हैंडल देखा है, हैंडल यहाँ नहीं होता है ना। अगर ये हिंज है इधर ऐसे रोटेट कर रहा है तो हैंडल यही होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो मेरा मैक्सिमम चाहिए मुझे, तो मैक्सिमम कहाँ है, इस कॉर्नर पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टर्निंग हमारे पास इजी हो जाए, ओपन करना इजी हो जाए, इसी वजह से हम कहाँ, हमारा हैंडल कहाँ होता है, हिंज से बिल्कुल दूर। इसी आपके एग्जांपल्स और क्या, ये लॉन्ग स्पैनर हो गया आपके पास, ये स्क्रू ड्राइवर का हो गया, झाड़ू मैंने बोला था छोटी झाड़ू को लगा के देखो कमर में दर्द होगा, स्क्रू ड्राइवर और ये सब चीजें, है ना। ये एग्जांपल्स आपके हो गए टॉर्क। बेसिकली इसमें क्या है, डिस्टेंस बढ़ा दिया, फोर्स कम हो गया, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, एक सीसॉ पे मान लेते हैं, ये भी जनाब 50 केजी के हैं, ये भी 50 केजी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, वेट लग रहा होगा, है ना, mg, इधर भी लग रहा होगा mg, फोर्स दोनों का इक्वल आ रहा है, डिस्टेंस भी दोनों का इक्वल है। इसका मतलब क्या ये यहाँ पे रोटेशन होगा, यहाँ पे भी मेरा ये मेरा डिस्टेंस 90 डिग्री, ये मेरा डिस्टेंस फोर्स 90 डिग्री, एफ टॉर्क क्या है, एफ इंटू डी इंटू साइन थीटा, है ना। तो जब से साइन सब चीज सेम है तो बेसिक कोई रोटेशन नहीं आ रहा है ना। खुद से बैठ के भी देखो, सीसॉ पे अगर इक्वल इक्वल लोग बैठे हुए हैं तो रोटेट नहीं कर रहा है ना, नहीं रोटेट करेगा। और वहीं अगर एक जगह पे एक थोड़ा सा हल्का वो मोटू पतलू वाले चीजों में अगर मैं एक मोटू को बिठा दिया और पतलू को बिठा दिया, तो जो मोटू वाला होगा वो नीचे आ जाएगा, पतलू वाला ऊपर चला जाएगा, तो अब रोटेशन हो गया। क्या डिफरेंस हुआ, फोर्स, वेट का जहां पे डिफरेंस हो गया। तो इक्वल जो फोर्सेस होते हैं, इक्वल फोर्स जो टॉर्क होता है वो बेसिकली कैंसिल कर देता है। ठीक है, एक इक्वल टॉर्क की कहानी होगी तो कैंसिल हो गया, नो टर्निंग, यहाँ पे भी कोई टर्निंग नहीं हुआ। वहीं पे अगर मैंने यहाँ पर कोई बच्चा है जहाँ पे उसको उसका वेट बढ़ा दिया, उसको पुश करेगा तो यहाँ टर्निंग हो जाएगा, इजी पीसी। ठीक है जी, अब बात करते हैं, वही सब चीजें हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो टॉर्क है किस पे डिपेंड करता है मेजरली, it depends on magnitude of force, magnitude of force, distance from the fixed point जिसको हम pivot बोलते हैं, distance from the fixed point या axis of rotation से distance from the fixed point, और इस एक और चीज है थीटा पे भी, ठीक है, एंगल बिटवीन एफ एंड डी उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होती है, बता दिया था। फोर्स अप्लाइड फार्दर फ्रॉम द पिवट, ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट होता है ना, जितना ज्यादा दूर, जितना ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा टर्निंग इफेक्ट। फोर्स अप्लाइड एट पिवट, अगर मैं पिवट के बिल्कुल, पिवट मतलब जहां पे घुमाना है मुझे, यहाँ मेरा डोर है, मैं यहाँ फोर्स लगा रही हूँ, यहाँ मैं परफेक्ट कुछ भी फोर्स लगाऊं घूमने मुश्किल होएगा भाई, यहाँ पे फोर्स लगाने का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है ना, टर्निंग नहीं हो पाएगी। डिस्टेंस जीरो हो गया मेरा, डी जीरो हो गया तो टर्निंग नहीं होगा, है ना, डी जीरो हो गया तो टॉर्क भी जीरो। मोस्ट एफिशिएंट वे टू ओपन और क्लोज अ डोर क्या है, एक सबसे पहली चीज, पुश द एज एट द परपेंडिकुलर। ठीक है, एक तो एज को पुश करो और दूसरा परपेंडिकुलरली पुश करो। एज पे मतलब डी बढ़ा दिया, डी बढ़ा दिया, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री कर दिया मैक्सिमम टर्निंग के लिए। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इजी पीजी। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो टॉर्क पे बेस्ड आपका इस टॉपिक के एंड में आपको आपकी सीबीएसई इस एडवांस बुकलेट में दे रखा है। ठीक, क्या है, व्हाई इज इट इज, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई इज इट इजियर टू ओपन अ डोर व्हेन यू पुश एट द हैंडल रादर देन नियर द हिंजेस। कर लोगे, बहुत इजी है। हैंडल पे क्या हो जा रहा है, डी बढ़ जा रहा है तो इजी, और हिंजेस पे क्या हो रहा है, डी जीरो हो जा रहा है तो मतलब मुश्किल हो जाता है। ठीक, टर्निंग नहीं हो पाता। नेक्स्ट, फोर्स इज अप्लाइड टू रेंच एट डिफरेंट एंगल्स, एट विच एंगल विल द रोटेटिंग फोर्स बी मैक्सिमम, कौन से एंगल पे मैक्सिमम हो जाएगा, 90 डिग्री पे। व्हाट हैपेंस टू द टर्निंग इफेक्ट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द रेंच, ये आपका रेंच है, यहां फोर्स लगा रही हूं मैं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। ये मेरा पिवट पॉइंट है, ये मेरा पिवट पॉइंट है, तो मेरा डी ये है और ये फोर्स है, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया तो टर्निंग नहीं होगी,
तो आपका पोस्ट पैरेलल पे ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई टॉर्क नहीं आएगा, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। मैक्सिमम कब होगा? 0 डिग्री पे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, टू स्टूडेंट्स अप्लाई द सेम फोर्स टू ओपन अ गेट। वन पुशेस परपेंडिकुलर टू द गेट एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज। ये गेट है, ये हिंज है यहाँ पे। उसने बोला कि एक ने क्या किया, 20 सेंटीमीटर पे किया फ्रॉम हिंज, ये 20 सेंटीमीटर है। एक ने क्या किया, बिल्कुल अदर पुशेस परपेंडिकुलर टू द गेट एट 80 सेंटीमीटर। एक ने 80 सेंटीमीटर पे किया, यहाँ 80 सेंटीमीटर पे। तो कौन ज्यादा टॉर्क दे पाएगा? ऑब्वियसली जिसका डी ज्यादा, जिसका डी ज्यादा उसका टॉर्क भी ज्यादा। तो कौन देगा? ये 80 वाला दे देगा। फास्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत इजी है ये, अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आई हूँ, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड अप कर रखा है। ठीक है। Anyways, is it possible for a force to act on a body and still produce zero turning effect? अभी अभी यही चीज बात करी, रियल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल दे दो। फोर्स लगा रहे हो फिर भी टर्निंग इफेक्ट ना आए, कौन सा केस है? आप या तो हिंज के पास लगा दो तो टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, या फिर पैरेलल along the line joining, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स अप्लाइड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अगर जो है डी के अलोंग अगर हमने लगा दिया तो मेरा टॉर्क नहीं आएगा। ठीक है। इसका एग्जांपल आप खुद से करना, कमेंट करके भी बताना। देखो, टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ रॉड पिवटेड एट इट्स सेंटर। एक क्या है? 10 न्यूटन। अच्छा ठीक है, ये 10 न्यूटन। दूसरा क्या है? एट 0.5 मीटर ऑन दी लेफ्ट। ठीक है जी। दूसरा क्या है? 10 न्यूटन डाउनवर्ड, ये भी 10 न्यूटन नीचे, एट 0.5 मीटर ऑन दी राइट। ठीक है। विल द रॉड रोटेट? अभी मैंने कराया था इक्वल मास वाला कहानी। इक्वल मास का इंसान बैठा हुआ है सीसॉ पे, तो वो रॉड रोटेट करेगा ही नहीं। नो टर्निंग, है ना, नो टर्निंग। क्यों? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इक्वल टॉर्क कैंसिल कर जाएंगे ये। ठीक है जी, इजी पीजी। हाउ कैन अ मैकेनिक लूजन अ टाइट बोल्ट यूजिंग अ लॉन्ग स्पैनर इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ वेरी लार्ज फोर्स? ज्यादा फोर्स लगाए बिना एक लॉन्ग स्पैनर से कैसे खोल लेता है, ये भी अभी बताया। कैसे कर लोगे? डी बढ़ जाता है तो टॉर्क बढ़ जाता है, फोर्स बिना बढ़े। ठीक है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में कर लेना। नेक्स्ट क्या बोलता है? अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ डोर एट 0.8 मीटर फ्रॉम द हिंज। Calculate the torque when the force is applied at 90 degree, 60 degree, 30 degree। ये तो चलो देखो, torque is equals to force into d into sin थीटा। ठीक, फोर्स कितना है? 20 न्यूटन, डी क्या है? 0.8 मीटर। सबसे पहला केस क्या है? साइन 90 का। साइन 90 क्या होता है? 1, है ना, याद अब तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। क्या है साइन 90? क्या होता है? 1। तो फोर्स कितना? 20, डी कितना? 0.8, साइन 90 कितना? 1। साइन 90 कितना होता है? 1। ठीक है, तो कितना आ गया? यहाँ से 0 उड़ा, 0 से 0 कट गया, 8 टू 16, 16 न्यूटन का टॉर्क। न्यूटन मीटर, न्यूटन मत लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट बी में देखो, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या बोले तो 20 इंटू 0.8। 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो क्या आएगा? √3/2। तो यहाँ से 0, 0 से 0, 2 से 2 उड़ गया, तो क्या आया? 8√3 न्यूटन मीटर। ठीक। सी का बताओ, ये क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे क्या होता है? साइन 30 क्या होता है? साइन 30 क्या होएगा? 1/2। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू 20 इंटू 0.8 इंटू 1/2। 0 से 0 हटाया, उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, तो क्या आया? 8 न्यूटन मीटर। देखो, एंड मैक्सिमम कहाँ पे रहा? 60, बाकी एंगल्स पे कम होता चला गया, है ना। ठीक है, 0 पे क्या हो जाएगा? 0, वैल्यू टॉर्क होगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया? ये मेरा मैक्सिमम हो गया। इजी कर ही लोगे, थोड़ा सा रिवाइज करना जरूर, घबराना नहीं है, नया टॉपिक है। लेकिन फिर भी मैंने टॉर्क को मैंने स्टार्टिंग में भगाया इसीलिए, क्योंकि इवन इन क्वेश्चंस में भगाया क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा स्टैंडर्ड सिलेबस में जब हम कर रहे थे तो मैंने टॉर्क को इंट्रोड्यूस करा था। टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट क्या कौन दे रहा है? क्विक रिविजन, क्या है? फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट दे दे उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। डिस्टेंस किस क्या है? पिवट पॉइंट से और फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। थीटा क्या है? फोर्स और डी के बीच का एंगल।
टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 है ना, थीटा 90 है तो मेरा टॉर्क मैक्सिमम। तो थीटा 0 या 180 है तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। 0 और 180 का मतलब क्या है? अलोंग डी लगा दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बात करें? डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया तो मैं फोर्स बिना बढ़ाए भी मैं टॉर्क बढ़ा सकती हूँ। जैसे हिंजेस हैंडल जो है हिंजेस से बिल्कुल बहुत दूर लगे हुए होते हैं, ऑपोजिट एंड पे लगे हुए होते हैं, है ना। लॉन्ग स्पैनर से आप इजीली जो बोल्ट है आपका नट है उसको इजीली आप ओपन या लूज कर सकते हो इजीली, है ना। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। इसके अलावा कोई पॉइंट हमने आई डोंट थिंक हम मिस कर रहे हैं, पर एक बार खुद से रिवाइज जरूर करना इस टॉपिक को। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारा एडवांस हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है। ऑलराइट, किसी को अभी भी डाउट है देन लेट मी नो, कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो जाइए। नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है? वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। ऑलराइट, फिजिक्स को आगे साइनिंग ऑफ, बाय।